बिल्कुल 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 राइट। कमल जी नमस्ते। नमस्कार सर, नमस्कार। एक्चुअली आपने अरेंज किया, बहुत अच्छा है सबके लिए। अभी देखते हैं कितना ज्वाइन करते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है वो। नहीं वो टेक्निकली एक्चुअली ना जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया कहीं बिजी हो गए, तो इसलिए माफ कीजिएगा कि कैंडिडेट डिसीजन हो गया। हमारा जो ड्यूटी बनता है तो जस्ट यस, जैसे परफेक्ट। नया आया है लोगों को पता लग जाए, ताकि उसके बाद उनकी मर्जी है, जो मर्जी करें, एक बार उनको बराबर। ये पता लग जाए कहाँ कहाँ क्या क्या प्रॉब्लम है। आगे जाके कंफ्यूजन ना होने पाए, इसके लिए बहुत अच्छा हाँ आपने अरेंजमेंट। But when can your final or conclusive circular would be circulated among all the printers across India? श्योर सर, श्योर। आज आज जैसे हमारी मीटिंग खत्म होगी ना, हमारा बन गया सर्कुलर, लेकिन जब बात करेंगे हो सकता है कुछ और पॉइंट आ जाए, तो That's right. those points we will circulate to all। Okay. उसके बेस पे करेंगे। बन गया, वैसे मैं आपको दिखाऊंगा। तो भाई टाइम हो गया, शुरू कीजिए। Yes, yes, Venkatesh, we can start। हाँ टाइम टाइम तो हो गया। टाइम हो गया। Can we start now? Yeah, definitely. Yes, we should. But total how many? It's only 18, I think, participants. 23. 23। 23. आते Yeah, आते 23. रहेंगे सर, वो तो अभी आते रहेंगे। तो I would like to welcome you all। आज की जो मीटिंग है हमने वो ये ऑफसेट प्रिंटर एसोसिएशन की तरफ से, इसलिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है लैंग्वेज की। आप और भी पंजाबी बोल सकते हो या जो भी आपको कन्वीनियंट हो, जो रीजनली समझ आ जाए, तो इसलिए हमने ये बनाया प्रोग्राम। तो सबसे पहले तो मैं लैंग्वेज की बात करना चाह रहा था कि हमने ये लैंग्वेज हिंदी इसलिए रखा था कि ये इसको रीजनल प्रोग्राम है और कोई भी देख सकते हैं, और इन केस कोई बंदा नहीं कन्वर्जन वो इंग्लिश में भी पूछ सकता है, लेकिन जनरली लैंग्वेज विल बी हिंदी, ताकि सबको इजीली समझ आ जाए। आज की मीटिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है कि हमने देखा कि जीएसटी काउंसिल ने जीएसटी के रेट में एक रिवीजन दे दी, जिससे प्रिंटिंग और पैकेजिंग इंडस्ट्री काफी हद तक इफेक्ट हो गई। वो जो उनकी रिकमेंडेशन थी उसका नोटिफिकेशन आ गए हैं। नोटिफिकेशन कॉपी आप सबके पास घूम रही है, व्हाट्सएप पे घूम रही है, हर जगह घूम रही है। लेकिन एक बड़े हैरानी की बात है, मैं अभी अभी भी देखा कि गवर्नमेंट की वेबसाइट पर अभी पुराने रेट ही चल रहे हैं, गवर्नमेंट की ऐप पर भी पुराने रेट ही चल रहे हैं, दे हैव नॉट चेंज। तो हमने जब हमें मिली तो हमें था कि जल्दी से जल्दी हम अपने मेंबर्स को बताएं, अपनी तरफ से जल्दी की। उसमें पहली लिस्ट जो हमने भेजी उसमें एक गलती हुई कि हमने सर्कुलर जो नोटिफिकेशन नंबर 8 तो देख लिया, नोटिफिकेशन नंबर 6 नहीं देखा। वो लिस्ट जब लोगों में घूमी तो मेरे पास सुनील जैन है दिल्ली से, उनका फोन आया कि सर ये तो देखो एक ये तो चेंज है, क्योंकि उदय भाई ने कुछ और भेजा है हमें। उदय धोते इज द वन ऑफ आवर एक्सपर्ट इन फेडरेशन हु इज डीलिंग विद सच ए केसेस। जब उदय भाई से बात की तो उन्होंने कहा भी इसके अंदर एक और सर्कुलर है 6, आप उसको कंसल्ट करो। जब हमने 6 सर्कुलर कंसल्ट किया तो उसमें पता लगा कि भी जॉब वर्क के अंदर भी रेट्स में डिफरेंस है। इसीलिए हमने दोबारा मैसेज डाला कि जो पहली लिस्ट है वो इनकंक्लूसिव है, अभी फाइनल नहीं है, तो हम एक्सपर्ट से बात कर रहे हैं। तो मैंने मदद ली हमारे अश्विनी जी से, क्योंकि अश्विनी जी भी हमारे सीए हैं, जो हमारे मेरे साथ इससे पहले हमारे ट्रेजरर भी रहे हैं काफी कई बार फेडरेशन में। तो इनसे सलाह लिए करें कि हमारे पास एक एक्सपर्ट है मिस्टर रवि चोपड़ा जी, उनसे सलाह लेते हैं। इन्होंने उनसे बात की तो हमने एक लिस्ट तैयार की। सेकेंड वन वो भी मैंने भेजी आपको, क्योंकि लिस्ट आपके लिस्ट इसलिए भेजी कि जब आप यहाँ आओ, आधी भेजी थी तो तैयारी करके आओ आपने क्या पूछना है। लेकिन उस लिस्ट में भी गड़बड़ हो गई, क्योंकि उदय भाई ने हमें एक और सर्कुलर भेजा जो कि नवंबर का है, नवंबर 2019 का, अक्टूबर 2019 का है। उसके अंदर आने से कुछ और चेंजेस आ गई। हमने फिर रवि जी से कंसल्ट किया, तो इन्होंने बहुत जोर लगाई, और ये बहुत इनकी मेहनत है कि रवि जी ने उदय की सबसे पहले बैंक उदय कि जिसने वो पॉइंट बीच में लाया जो आज तक किसी के नोटिस में नहीं था। हम आज तक भी गलत ही जीएसटी चार्ज करते रहे हैं रिगार्डिंग जॉब वर्क। मतलब जनरली जो मैं प्रिंटर्स की बात कर रहा हूँ, जो हमने लिस्ट सर्कुलर की थी ऑल इंडिया फेडरेशन के माध्यम से या फिर ओपीए के माध्यम से, वो लिस्ट चेंज हो जाती है 2019 में। 2019 में किसी ने उसको चेंज नहीं किया, ये हमारी गलती है, मैं भी अपनी गलती मानता हूँ, हमने भी चेक नहीं किया। तो चेक करना है भी बड़ा मुश्किल, क्योंकि ये काम सिर्फ एक्सपर्ट ही कर सकते हैं। समय इसलिए नहीं है कि उसके अंदर लिखा है कि ये पॉइंट इस नंबर पर ऐड कर दो, तो पुरानी लिस्ट का है। अच्छा, लेकिन हम पुरानी लिस्ट तो मिल जाएगी, उसके बाद कई बार चेंजेस जो हमने किए नहीं, लेकिन एक्सपर्ट है वो करते रहते हैं साथ साथ। एक्चुअल रिजल्ट तब निकलेगा जब जितनी भी अमेंडमेंट हुई उसको ऐड करके फिर उसको करें। तो गवर्नमेंट का वो सिस्टम है, उस सिस्टम के चक्कर में क्या हुआ, जब हमने वो सर्कुलर देखा
उसको कंसल्ट किया तो काफी और चेंजेस आ गई, बहुत ज्यादा नहीं है। मेजर चेंज उसके अंदर है कि व्हेन यू आर डीलिंग विद ए रजिस्टर्ड डीलर, जब जॉब वर्क आप किसी रजिस्टर्ड डीलर का कर रहे हो या रजिस्टर्ड डीलर का कर रहे हो, उसमें डिफरेंस है। बाकी सारे रेट जो मैंने सर्कुलेट किए थे मैं दोबारा भी करूंगा वो है। तो आज की मीटिंग के बारे में मैं थोड़ा और बता देता हूँ। आज जैसे हमारे पास एक्सपर्ट हैं यहाँ पर मिस्टर रवि चोपड़ा जी, उनकी इंट्रोडक्शन मैं आपको बाद में दूंगा। मैं आपको रेट एक बार फिर से, आपको सबको लिस्ट भेजी थी, लेकिन मैं आपको एक बार फिर से रेट वो अभी शेयरिंग स्क्रीन करके दिखा दूंगा। आपके दिल के अंदर जो भी कुछ क्वेरीज हैं, हमने उनको इसीलिए तकलीफ दी है रवि जी को कि मे बी देयर कैन बी सम अदर क्वेरी जो हमारे जैसे, देखो ना लिस्ट बनते बनते 3 बार लगी, और मैं हमारी गलती क्या, गवर्नमेंट ने अभी तो ठीक नहीं की, गवर्नमेंट ने अपनी वेबसाइट पर अब तक लोड नहीं की, सर्कुलर नोटिफिकेशन तो कर दी। आज भी गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन, गवर्नमेंट के जाओ आप वेबसाइट पर डालो कि मेरे को कॉर्पोरेट बेस का कॉर्पोरेटेड बॉक्स का रेट चाहिए जीएसटी, और 12 ही दिखा रहा है। इवन टुडे, इवन नाउ यू कैन डू, आप अपने गूगल पर जाओ, गवर्नमेंट की वेबसाइट जो है सीजीएसटी की, जाओ उसके ऊपर पूछो, वो क्वेरी बनी हुई है, जैसे क्वेरी आप डाल सकते हो कि मेरे को इस आइटम का क्या रेट है, आप डालोगे तो 12 ही आ रहा है, आज भी 12 आ रहा है। तो जब गवर्नमेंट की ठीक नहीं तो हमारी, लेकिन जब हम गलती करें तो गवर्नमेंट पकड़ लेगी, गवर्नमेंट को पकड़ने के लिए और गवर्नमेंट कहां से लाएंगे। तो इसलिए हमने आज की जो मीटिंग का जो मुख्य जो उद्देश्य है, एक तो आपको पता लग जाए क्या क्या भ्रांतियां, क्या क्या शक है, क्या क्या आपको उसकी और उसके अंदर कंक्लूजन चाहिए, या उसके बाद और जो आपको लगता है जो चीजें उसमें आपको लग रहा है नहीं मिल रही, सभी आपको पता लग जाए। तो टू स्टार्ट विद द मीटिंग, मैं आई थिंक सबसे पहले मैं आपको लिस्ट शेयर कर देता हूं, ताकि एक बार आप फिर से उस लिस्ट को देख लें। लिस्ट आपको जो भेजी थी सेम है, जो थोड़ा डिफरेंस है मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद हम जाएंगे अश्विनी गुप्ता जी के पास। अश्विनी गुप्ता जी बताएंगे कि इन्होंने उसमें कैसे मेहनत की और किस तरह रवि जी को कांटेक्ट किया। फिर हम उसके बाद क्वेश्चन आंसर करेंगे। एक बार फिर से मैं उदय धोती जी का स्पेशल धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि ये जो फाइनल लिस्ट बनी है उनकी मेहरबानी से बनी है। He pointed out that circular which even was not in his notice previously. वो कह रहे हैं किसी के नोटिस में आया ही नहीं 2019 का सर्कुलर, उसके बेस पर काफी कुछ चेंजेस हो गई। तो मैं वो शेयर कर रहा हूँ अभी आपको, जो हमारे अब जो हमने फाइनल समझे हैं इस समय। तो इसके अंदर जैसे आपको पहले भेजा था वैसे ही है पेज नंबर 1। आप देखोगे कि इसके अंदर जैसे शुरू में है एक स्टार लगाया हुआ है, अगर आप देखोगे तो जो आपको लिस्ट भेजी थी उसमें स्टार नहीं है, यही डिफरेंस है, रेट सारे वही हैं, एक स्टार मेंशन है। जॉब वर्क 9988 पर एक स्टार मेंशन है, आपको नजर आ रहा होगा। देखिए जैसे 4817 एक स्टार है, 1218 दोनों रेट लिखे हुए हैं, 4818 भी दोनों रेट है, 4819 4820 और 4820 दूसरे में एक ही रेट है, एक्सरसाइज बुक, नोटबुक, ग्राफ बुक, लेबोरेटरी नोटबुक, ये 12 ही है। मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ जॉब वर्क की, बाकी रेटों में डिफरेंस कुछ नहीं है। इस तरह जैसे हम आगे चलते हैं, ये चैप्टर 49 के अंदर 4901 से लेके 4905 तक ये 5% है जॉब वर्क, आप देख रहे हैं ध्यान से, ये 5% है। और जो आपका इसके बाद जब चलते हैं हम तो फिर वही 1218 आ जाता है। ये लिस्ट हमने आपको भेजी हुई है पहले। इस लिस्ट में जो डिफरेंस, ये स्टार क्यों लगा, ये जो क्लैरिफिकेशन उदय जी के कारण हमें मिली है वो है। स्टार में ये है कि अगर तो आप जॉब वर्क कर रहे हो किसी ऐसे बंदे के लिए जो रजिस्टर्ड डीलर है, ये नीचे लिखा हुआ है, अगर आप पॉइंट नंबर 2 पर जाओ, नोट नंबर 2 पर, जॉब वर्क 9988 इज एग्जीक्यूटेड फॉर अ रजिस्टर्ड डीलर, तो जीएसटी 12% होगा। अगर अनरजिस्टर्ड डीलर के लिए करोगे तो 18% होगा। ये एक मेजर जो पहली लिस्ट में नहीं था, ये लिस्ट ये दोबारा सर्कुलेट करेंगे, ये थोड़ी डिटेल है। सेकंड पेज तो एक डिटेल दी है, इस पर आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, इसके अंदर सारी आइटमें डिटेल वाइज लिखी हुई है, कौन कौन सी आइटम है। फर्स्ट पेज आपका सारा काम कर देगा। तो ये मैं एक बार फिर से आपको दिखा रहा हूँ। जैसे अभी जो रिसेंट सर्कुलर के बाद 1 अक्टूबर से जो हमारे जीएसटी रेट अब बन रहे हैं 18% है एनवेलप पर। जैसे 3 है जीएसटी रेट, जॉब वर्क रेट, जॉब वर्क 9988 और 8989,
9988 है जब पेपर आपको कस्टमर दे रहा है, 9989 है जब पेपर आप अपने पास से लगा रहे हो। अगर आप पेपर अपने पास से लगा रहे हो तो किसी भी किस्म का जॉब वर्क, चाहे वो किताबें हैं, चाहे वो मैगजीन है, चाहे कुछ भी है, वो 18% है अगर पेपर अपने पास से लगा रहे हो। इन केस पेपर कस्टमर दे रहा है तो 9988 लगेगा। उसके अंदर ये सारे रेट लिखे हुए हैं। उसके अंदर थोड़ी सी क्लासिफिकेशन है, रेट कुछ 12 है, कुछ 18 है, कुछ 5 भी हैं। 5 है सिर्फ बुक्स के लिए, इंफॉर्मेशन ब्रोशर के लिए, न्यूज़पेपर के लिए, चिल्ड्रन बुक के लिए, म्यूजिक बुक के लिए, मैप और एटलस के लिए आइटमें जो लिखी हुई हैं 4901 से लेके 4905 तक। तो ये आई वांटेड टू शो यू, ये आपको सबको मैंने ये दिखा दिया। तो अभी ये तो है हमारे जो अब तक हमने कंक्लूड कर निकाले हैं रेट्स। तो मैं अभी रिक्वेस्ट करूंगा अश्विनी जी कुछ कहें, देन आई विल इंट्रोड्यूस आवर एक्सपर्ट एंड यू कैन गो आस्क एनी क्वेश्चंस। अश्विनी जी। गुड इवनिंग टू ऑल। सर इसमें मेरे कहने के लिए कुछ रहा नहीं है, कमल जी ने आपको एक्सप्लेन कर दिया है और हमारे साथ अभी एक्सपर्ट बैठे हैं। हमारी जो भी क्वेरी है हम उनसे सीधा रास्ता कर सकते हैं और उनसे पूछते हैं। तो उसको क्वेश्चन आंसर किसी का है तो उसको शुरू करते हैं, मैं तो ये कहूँगा। I will like to thank अश्विनी जिन्होंने हमें, कहते हैं ना गुरु गोविंद दोनों खड़े इसके लागू पाए। तो रवि जी को मिलाया हमें, अश्विनी ने। तो वी शुड बी थैंकफुल टू अश्विनी आल्सो। सर हम तो दीपक जी को पूछ रहे हैं। दीपक जी बताइए। जी सर, जैसे अभी आपने बताया कि अंडर रजिस्टर पे 18 लग रहा है, रजिस्टर पे 12 लग रहा है, तो ऐसे ही क्या पब्लिशर के लिए भी कोई कैटेगरी है? उसमें अपने फ्लैट 5 दिया हुआ है सर। वो अभी पब्लिशर भी रजिस्टर और अनरजिस्टर है। किसकी बात कर रहे हैं? पब्लिशर बुक पब्लिशर जो है वो भी अनरजिस्टर भी हैं और रजिस्टर्ड भी हैं, तो उनके लिए क्या सेम स्लैब लग रहा है? सर ऐसे है ना कि अभी ये बातें मतलब मेरे से ज्यादा एक्सपर्ट जानते हैं। मैं एक्सपर्ट को इंट्रोड्यूस करता हूँ आपसे और आई विल उनको मैं स्पॉटलाइट पर लूंगा ताकि सभी लोग उनको देख सकें। तो रवि जी हैं हमारे पास, ही इज दी सीनियर लॉयर और ये एडवोकेट है जो कि इसी ट्रेड में डील कर रहे हैं, टैक्सेशन और जीएसटी में। और ही इज वन ऑफ द एक्सपर्ट। ही हैज हिज ऑफिस इनका ऑफिस लुधियाना में भी है और जलंधर में भी है और ये काफी रिप्यूटेड है इस लाइन में। और जीएसटी के एक्सपर्ट माने जाते हैं हमारे एरिया में, कम से कम ये नॉर्थ के जीएसटी के एक्सपर्ट, इसलिए हमने इनको रिक्वेस्ट किया। तो आप बारी बारी से अपना जो क्वेश्चन पूछना है मैंने उनको स्पॉटलाइट कर दिया ताकि सभी की निगाह में रहे। दीपक जी अब आप पूछिए, क्या पूछ रहे हो? थैंक यू जी। सबसे पहले नमस्कार रवि जी। नमस्कार जी। रवि जी, जैसे अभी कमल जी ने सारी डिटेल दी है, इसमें अनरजिस्टर के लिए जीएसटी अलग लग रहा है और रजिस्टर के लिए अलग लग रहा है। तो ऐसे ही बुक वर्क में पब्लिशर्स के लिए भी क्या दोनों में कोई फर्क है? क्योंकि जो अभी लिस्ट दिखाई है उसमें कॉमन 5% आ रहा है। दीपक जी ऐसे है, इसमें अगर हम थोड़ा समझ लेंगे दो चीजें हैं। पहली चीज ये है कि दो तरह के HSN या SSC कोड्स हैं जिसको हम डील कर रहे हैं। पहला है 9988 और दूसरा है 9989। तो 9988 जो है वो मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज ऑन इनपुट्स सप्लाइड बाय अदर पर्सन, वो उसका है। तो 9989 जो है वो है अदर मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज, वो जॉब वर्क कवर नहीं करता है। ठीक है ना। तो ये बेसिक डिफरेंस है। तो जो आप बात कर रहे हैं ना कि उसमें अनरजिस्टर्ड और रजिस्टर्ड वाली बात है, वो सिर्फ 9988 कैटेगरी में है। 9989 कैटेगरी में ऐसी कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है। हाँ, 88 में भी 5 दिखा रहे हैं ना। हाँ, 9989 में एक्चुअली 3 बेसिकली रेट्स हैं जॉब वर्क के। तो पहला रेट है जो अगर आपके गुड्स अट्रैक्ट करते हैं, रेट उसके ऊपर रेट निल है और 5% है। तो उसका जॉब वर्क अगर आप करते हो तो उसके ऊपर 5% जीएसटी लगेगा। अगर आप जिन गुड्स के जॉब वर्क कर रहे हो उसके ऊपर 12% रेट जीएसटी का है तो आपके जॉब वर्क के ऊपर भी 12% लगेगा। तो चाहे अब लास्ट में जो अगर 18% वाले गुड्स का आप जॉब वर्क करते हैं जिनके ऊपर जीएसटी 18% है, तो उसमें आपकी दो ऑप्शन है आपके पास। अगर आप रजिस्टर्ड डीलर का करते हैं तो 12% लगेगा, अगर आप अनरजिस्टर्ड डीलर का करते हैं तो 18% लगेगा। रवि जी इनका क्वेश्चन ये है, इनका दीपक जी एक मिनट। दीपक जी प्लीज मैं आपका सवाल जो रवि जी को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। जो हमारे पब्लिशर्स हैं वो भी सर उनका कहने का मतलब अनरजिस्टर्ड पब्लिशर्स हैं,
हाँ तो जी। उनके लिए इनका कहने का मतलब है उनके लिए 18% तो नहीं लगेगा 5% की जगह? अगर आप 9989 में फॉल नहीं करेंगे नहीं नहीं, 9988 में 9988 में अनरजिस्टर्ड डीलर हमें पेपर भेज रहा है और हाँ हम जी, उसके लिए जॉब वर्क कर रहे हैं। वेट वेट तो वेट, आप बुक्स बना रहे हैं ना उसके अब लिए, बुक्स बना रहे हैं। हाँ जी, यस, तो बुक्स के ऊपर रेट क्या है? वो नील है। बुक्स तो नील है सर। 5% हाँ, लगेगा। तो बस दीपक जी आप समझ गए, आप समझे, जहाँ समझ नील है वहाँ 5 ठीक है। लगेगा। ठीक ठीक है ओके। सर, नेक्स्ट। नहीं नहीं, एक मिनट, आई थिंक आई एम बिट कंफ्यूज। अश्विनी जी ने बात की कि पेपर हम ऐसे बंदे से ले रहे हैं जो अनरजिस्टर्ड है, हाँ तो नहीं अगर नहीं हम नहीं 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 नहीं, अश्विनी जी ने बोला है कि पब्लिशर ने जो पेपर भेजा है खरीद के, पब्लिशर अनरजिस्टर है। पब्लिशर अनरजिस्टर्ड है। वही वही, यस, तो बुक्स के ऊपर, बुक्स पर तो वैसे ही 5% है सर, वैसे ही कमल जी 4901 से लेके 4905 तक वैसे ही 5% है। और हाँ, तो बात ही यही सिंपल है। कमल जी यही दीपक जी को क्लियर करना था, जहाँ पे नील टैक्स है वहाँ 5% ये जॉब वर्क के ऊपर। ओके ओके, नहीं नहीं, एक पॉइंट और सर इसमें, जहां नील अभी जैसे पब्लिशर बुक के ऊपर नील की बात आई अभी, तो जो 18 में यूनिट प्राइस पे बुक ले रहे हैं, तो बुक तो वो भी नील पे ही सेल कर रहे हैं। नहीं वो उनका अलग इशू है, वो HSN पे सेल कर रहे हैं, आप जॉब वर्क कर रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग सर्विस कर रहे हो, उसके लिए है 9989। 9988 नहीं Without मतलब अगर पेपर हम लगा रहे हैं ना जी, अगर पेपर हम खुद लगा रहे हैं, तब हाँ, 9988 या ठीक उस सर। केस में 18% रहेगा अश्विनी जी। हाँ जी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, 18 ठीक रहेगा, है, 18। बिल्कुल सही। नेक्स्ट, चाहे वो डिजिटल वाले हों, चाहे वो ऑफसेट वाले हों, कोई वहाँ भी पे कोई भी हो। ये पांडे जी कुछ पूछ रहे हैं। हाँ जी, पांडे हाँ जी जी। बताइए। सर हम लोग मैं डिजिटल प्रिंटिंग में हूँ, प्रिंट ऑन डिमांड बुक्स में। जी, इतने पब्लिशर हैं, हमको 50 किताब, 5 किताब, 10 किताब देनी पड़ती है, डिफरेंट साइज है, डिफरेंट पेपर, डिफरेंट क्वालिटी, डिफरेंट ग्रेन डायरेक्शन। तो वो सब चीजें पब्लिशर तो नहीं सप्लाई कर सकता कि 10 रिम 5 रिम इतना, और जितना करेगा मैं कितना उसको स्टोर करूंगा अलग अलग। तो हम लोग पेपर लगा करके ही करते हैं। तो उस केस में हमें 12% चार्ज करना है या 18% चार्ज करना है, उसमें क्या होगा? ओके, हाँ जी, 18% लगेगा जी, क्योंकि ये आपकी जो सर्विसेज हैं ये आपको सिर्फ कंटेंट सप्लाई कर रहे हैं जो आपके पब्लिशर हैं। जी तो इस केस में 9989 में 18% लगेगा। ठीक है सर। दूसरा इसी में क्वेश्चन है, अगर दीपक जी अपने पब्लिशर के लिए काम करते हैं और ये मुझे भेज देते हैं कि 50 किताब पांडे जी हमारे लिए बना दीजिए, और ये मैं पेपर भेज दे रहा हूं, तो मुझे क्या करना है इनके केस में? 5%। तो आप दीपक जी के लिए काम कर रहे हैं ना? जी तो दीपक जी पब्लिशर हैं? नहीं है। पब्लिशर दीपक जी खुद जॉब वर्कर हैं। हाँ जी, मतलब ये प्रिंटर है उसके लिए, अपने पब्लिशर के लिए। जी तो आप सब जॉब वर्कर हो गए ना उनके? हाँ जी, हाँ जी तो आप सेकंड स्टेज जॉब वर्कर हो गए एक तरह से उनके लिए। तो जी। उस केस में आपका जो गुड्स के ऊपर जो रेट है वही आपको देखना पड़ेगा, 18% ही लगेगा इसमें, ओके। अगर ये आपको कंटेंट दे रहे हैं तो। हाँ, कंटेंट ये दे रहे हैं, बाकी चीजें हम लगा रहे हैं, या कंटेंट एंड पेपर दोनों ये दे रहे हैं, तो क्या होगा? तो Yes, yes. कंटेंट और पेपर दोनों दे रहे हैं, देन इट विल बी 9988 जॉब वर्क होगा। तो उस केस में आपको इनको 12% लगाना पड़ेगा, क्योंकि दीपक जी रजिस्टर्ड हैं। ठीक है, ये जीएसटी रजिस्टर्ड है, इसलिए हमें 12% लगाना है इनको। बिल्कुल, Where he is supplying the content as well as the paper, यस, करेक्ट, तो हमें वो करना होगा। बिल्कुल। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। मिस्टर सीटी जोशी, यस। हेलो, जरा मुझे एक समझा दीजिए, ये 9988 तो कहाँ जाएगा और 9989 कहाँ जाएगा? ये तो बिल्कुल ये बिजनेस बंद सर कर इसके लिए ना मेरे को सर स्क्रीन शेयर करने का थोड़ा दे दीजिए आप चोपड़ा जी, हाँ कमल जी, जी। बिल्कुल सर, यू कैन शेयर। मैं स्क्रीन शेयर करना चाहता हूँ, उसके लिए क्लियर हो जाएगा थोड़ा। एक सेकंड। तो सर ऐसे है, अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि जॉब वर्क के डेफिनेशन दिया हुआ है। जॉब वर्क मींस एनी ट्रीटमेंट और प्रोसेस अंडरटेकन बाय अ पर्सन ऑन गुड्स बिलोंगिंग टू अनदर रजिस्टर्ड पर्सन एंड द एक्सप्रेशन जॉब वर्कर शैल कंस्टिट्यूट अकॉर्डिंगली। ठीक है, ये डेफिनेशन है। अब 9988 में क्या आएगा और 9989 में क्या आएगा, उसका मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ। 9988 में आएगा मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज ऑन फिजिकल इनपुट्स ओन्ड बाय अदर्स। तो इसमें ये क्लासिफिकेशन स्कीम है, ये नोटिफिकेशन का पार्ट ही है जो गवर्नमेंट ने इशू करी हुई है। इसमें सर्विसेज इंक्लूडेड अंडर हेडिंग 9988 आर परफॉर्म्ड ऑन फिजिकल इनपुट्स ओन्ड बाय यूनिट्स अदर देन द यूनिट्स प्रोवाइडिंग द सर्विस।
मतलब जो प्रिंटर है वो ओन नहीं करता, दूसरा प्रिंसिपल जो पब्लिशर है वो ओन करता है गुड्स को। एज सच दे आर कैरेक्टराइज्ड एज आउटसोर्स पोर्शंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और ए कंप्लीट आउटसोर्स मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो इसमें यहाँ तो पार्ट ऑफ प्रोसेस जॉब वर्क के लिए भेज सकता है पब्लिशर, या फुल प्रोसेस भी भेज सकता है जॉब वर्क के लिए गुड्स के साथ। Since this heading covers manufacturing services, the output is not owned by the unit providing this service. मतलब जो आउटपुट गुड्स बनेंगे वो पब्लिशर के होंगे, जॉब वर्कर के नहीं होंगे। Therefore, the value of services in this heading is based on the service fee paid. जो आपको जॉब चार्जेस देगा वो वैल्यू होगी आपकी, not the value of goods manufactured. तो ये 9988 में ये फॉल करते हैं। तो 9988 में जो हमारे लिए रेलेवेंट हेडिंग है वो 998832 है, पेपर एंड पेपर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज। इसमें कवर होता है दिस सर्विस कोड इंक्लूड्स पल्प, पेपर एंड पेपर बोर्ड मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज, corrugated paper and paper board manufacturing services and other paper articles manufacturing services। तो इसमें जो कार्टन वगैरह जो बाकी पेपर मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज है वो कवर हो जाती हैं। लेकिन जो प्रिंटिंग का है वो हमारा 998899 में आएगा, अदर मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज नॉट एल्सवेयर क्लासिफाइड, क्योंकि वो पेपर से रिलेटेड तो ऊपर आ गए, प्रिंटिंग से रिलेटेड इसमें नहीं आया 9988, वो इसमें आएगा 998899 में, क्योंकि ऊपर किसी हेडिंग में कवर नहीं कर रहा है इसको। तो 9989 में आएगा अदर मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज, पब्लिशिंग, प्रिंटिंग एंड रिप्रोडक्शन सर्विसेज और मटेरियल रिकवरी सर्विसेज। ये हमारे लिए ये पब्लिशिंग, प्रिंटिंग एंड रिप्रोडक्शन सर्विसेज रेलेवेंट है इसमें। तो इसमें ये जो हेड्स हैं, ये पब्लिशिंग, प्रिंटिंग एंड रिप्रोडक्शन के अंदर दिस ग्रुप इंक्लूड्स ट्रांसफर ऑफ इंटेंजिबल इनपुट्स। इंटेंजिबल मीन्स कि उन्होंने सिर्फ कंटेंट दिया, हमें गुड्स सप्लाई नहीं किए, रादर देन फिजिकल इनपुट्स व्हेन आउटसोर्सिंग पार्ट्स और ऑल ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस। The units providing the service do not own or retain usage rights to the intangible inputs. This includes publishing of printed matter, software, etc. on a fee or contract basis. तो ये आगे उसके सब कैटेगराइजेशंस हैं जो दी हुई है, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, तो आप इसको एक बार पढ़ के आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि 9989 में क्या कवर होगा और 9988 में क्या कवर होगा। तो आई होप इससे आपको क्लैरिटी होगी कि क्या चीजें इसमें कवर होंगी। सर जी, अभी आपने बताया कि 9988 मटेरियल बाय अदर्स, 9989 जो है वो मटेरियल बाय द प्रिंटर, इज इट दैट राइट? 9988 meant by मटेरियल बाय अदर्स मींस बाय द क्लाइंट, material supplied by the client। और 9989 9989 में material not supplied by client। ओके। उसमें अभी 998832 जो आपने बताया था वो किस चीज के लिए है? ये पेपर एंड पेपर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज में कवर होता है। जो जॉब वर्क करते हैं हम पेपर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग, सपोज आपने कोई कॉरुगेटेड बॉक्सेस बनाते हैं तो उसके लिए कोई एक पार्ट ऑफ द प्रोसेस आप बाहर भेज देते हैं करने के लिए जॉब वर्कर को, से स्टिचिंग करने के लिए, बॉक्स स्टिचिंग के लिए भेज देते हैं या ग्लूइंग के लिए भेज देते हैं, तो वो सर्विसेज जो है वो जॉब वर्क में कवर हो जाएंगी इसमें, क्योंकि गुड्स आप सप्लाई कर रहे हैं दूसरे जॉब वर्कर को जॉब वर्क करने के लिए, तो वो 9988 में कवर होगा। समझो मेरा एक जॉब दूसरे कंपनी को मैं प्रिंटिंग को दिया, कवर में बुक छाप रहा हूँ, लेकिन मैंने कवर 4 कलर प्रिंटिंग कवर मैंने दूसरे प्रिंटर से मंगवाया, हाँ जी, बाकी ब्लैक एंड व्हाइट मैंने छपवाया मेरे इधर। हाँ जी, तो वो जो प्रिंटर जो मेरे को बिल करेगा आगे वाला 4 कलर छापने वाला, हाँ जी, वो 998832 पे करेगा अगर आप उसको पेपर सप्लाई करेंगे साथ में कंटेंट के। जी हाँ, और वो जो मेरा पेपर नहीं रहेगा, सरकार पब्लिशर का पेपर रहेगा, मैं दूसरे पास करवाता हूँ, वही वो 9989 में आ जाएगा। ये बहुत मुश्किल बात होगी यार, ये कहाँ से कहाँ हम कहाँ करेंगे यार, हमको समझे सब वापस सर। जोशी मैं समझ रहा, बड़ी सिंपल बात है, इसमें टीडीएस कुछ भी नहीं है। अगर आप कोई भी जॉब वर्क करते हो, पेपर अपने पास से लगाते हो या फिर जॉब वर्क करते हो पेपर उसका है, दो ही तो चीजें हैं इसमें। इस तरह आप दूसरे के लिए, अगर आप दूसरे से काम कराते हो, अगर आप पेपर भेजते हो उसको अपनी तरफ से, तो वो हो गया, नहीं तो 9988 अगर वो कहा है अपनी तरफ से लगा के बना दो, वो हो गया, दो ही तो हैं इसमें। आई डोंट थिंक देयर इज एनी कंफ्यूजन। तो हमारे पास और है ये मिस्टर सुदेश गुप्ता। हाँ जी सुदेश जी। हाँ सर, सुदेश जम्मू से बोल रहा हूँ सर, जेक्यूपी से। सर मेरा क्वेश्चन था, जैसे 4901 में ब्रोचर, लीफलेट, पम्फलेट, एक्सक्लूडिव जो भी है, जैसे कुछ प्रेस वाले रजिस्टर्ड नहीं है ना जीएसटी के साथ ना ही गवर्नमेंट एजेंसी के साथ,
जो रजिस्टर्ड है इन्होंने बता दिया कि 9988 में पेपर हमारा अगर उसका होगा तो ये लगेगा 12%, अगर उसका अगर हम पेपर लगाते हैं तो 9989 होगा। अगर जो प्रेस रजिस्टर्ड नहीं है तो उसका हम क्या चार्ज करेंगे सर? अगर वो पेपर देता है तो 5% करेंगे रादर देन या 12 करेंगे? देखिए 4901 के ऊपर जीएसटी रेट जो गुड्स का है वो नील है। नहीं, उसके नीचे वाला सर सेकंड पॉइंट पे, सेकंड पॉइंट पे जिसमें इन्फॉर्मेटिव ब्रोशर्स, उसके ऊपर हाँ जी। 5% रेट है ना गुड्स का। हाँ जी। तो उसके ऊपर जो अगर वो आपको सप्लाई करता है मटेरियल प्रिंटिंग के लिए, जी। तो उसके ऊपर आप जॉब जी। चार्जेस 5% चार्ज करेंगे जीएसटी। कर सकते हैं ना, 5% चार्ज कर सकते हैं ना सर? 5% कर सकते हैं अगर मटेरियल वो सप्लाई करता है। सर जी। अगर अनरजिस्टर्ड है तो? अनरजिस्टर्ड है, ना ही वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है। अनरजिस्टर्ड हो या रजिस्टर्ड हो, ये 5 और 12 वाली कैटेगरी के जो गुड्स है उसमें मैटर नहीं करता है। ओके, जो 18 वाले गुड्स की कैटेगरी है उसमें मैटर करता है सर। ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक यू। दीपक जी। जी सर। हाँ और दीपक। सर एक तो जैसे हमारे साथ में कुछ फ्रीलांसर जुड़े हुए हैं, वो लोग अपना ऑर्डर लेके आते हैं, अपना पेपर खरीद के हमको देते हैं और आगे पब्लिशर को सप्लाई देते हैं। तो उस सूरत में हम उनको 5 ही लगाएंगे या उनको भी वो हमसे तो 5 में करा रहे हैं, आगे वो 12 में देते थे अभी तक, अब उनको तो 18 पड़ गया। आप बिल किसको करते हैं, पब्लिशर को हम या उनको इंटरमीडिएरी? नहीं, फ्रीलांसर को, फ्रीलांसर जो बीच में आदमी है इंटरमीडिएरी, जी, उसको जी, आप जी, उसको जी। इनवॉइस रेज करते हैं। पेपर वो आपको जी। देता है, पेपर वही देता है। पेपर वो देता है। तो इस केस जी। में आपको उसके ऊपर 18 गुड्स 18% के हैं जो गुड्स नहीं, सप्लाई नील वाले हैं, वही बुक्स हैं, नील वाले हैं। नील वाले हैं बट तो 5 ही उसने लगेगा। पब्लिशर ने नील में बेचना है, बट वो बीच में तो उनको 12 लगा के देगा ना। तो गुड्स तो यूनिट आपके प्राइस। जो आपने गुड्स तैयार किए हैं उसके ऊपर तो 5% रेट ही है ना। हाँ जी, हाँ जी। नहीं, नील है, 5% बुक्स के ऊपर तो एंड में नील है ना। नील है, जब नील है तो फिर उसके ऊपर आपने अगर जॉब वर्क किया है तो 5% लगेगा, चाहे आप अनरजिस्टर्ड को दे रहे हो चाहे रजिस्टर्ड को दे रहे हो। ठीक है। सेकंड, मटेरियल। अभी सर जो पुणे से सर बात कर रहे थे, उनका जो मैं क्वेश्चन समझ पाया हूँ, ऐसा हमारे साथ भी होता है। जो अनरजिस्टर्ड पर्सन है उसने ब्लैक के लिए तो पेपर मेरे पास भेजा और कवर के लिए कार्ड दूसरे के पास भेजा, और वहां से बट उसकी बिलिंग मैं ही कर रहा हूँ, वो बिलिंग में ठीक है, तो आपको तो उसने सप्लाई कर दिया ना मटेरियल, करेगा, बट उसने प्रिंटिंग ही करेगा, क्या चार्ज करेगा? उसने छपा हाँ, छपाया हाँ। आपको पेपर दे दिया ना। तो वो मुझे क्या आपको यस आपको जब आप बुक बनाओगे, उससे बुक ही बनाओगे ना आप। यस यस बुक बनाओगे तो उसने आपको मटेरियल दे दिया, पेपर भी आपको दे दिया कि वो सिर्फ टाइटल ही दिया? पेपर भी दे दिया, पेपर भी दे पेपर भी दिया। दे दिया, तो फिर 5% लगेगा। 5%, मतलब उसने बुक के लिए मेरे को दिया, कवर के लिए दूसरे को दिया, और कवर छप के मेरे पास ही आ गया, और हाँ, वो तो उसकी आपको बिलिंग फ्री मेरे को करेगा वो। आपको फ्री आ गया ना कवर उसकी तरफ से। हाँ 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 तो हाँ। छपा छपाया मिल गया आपको, टाइटल जो है वो आपने जी, बुक के साथ उसको बाइंड कर दिया, तो आप 5% चार्ज करेंगे। ठीक है। थर्ड, बहुत टाइम से ये डिमांड थी कि 6 डिजिट कोड हमारी लाइन का लोगो पता नहीं चल रहा था। अभी आपने जैसे बताया 9988 और 99, ये तो हो गया 88 के केस में। हाँ जी। और 9989 वाले केस में 6 डिजिट क्या है? 9989 के केस में मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपके साथ अभी, और आपको जी। अश्विनी जी शेयर भी कर देंगे, उनके साथ शेयर करूंगा मैं। तो जी। 9989 में जो है वो आपका ये रहेगा 99891 के नीचे 99891 11 फी और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पब्लिशिंग 998911 998911। हाँ जी, 998912 ये दो आपके बेसिकली रहेंगे। उसके बाद आपके एप्लीकेबल ये दोनों में कवर हो जाएंगे आप। सर 2 क्यों रहेंगे 89 में? अलग अलग दोनों नहीं, काम इसमें अलग अलग है ना, देखो आप। दोनों में अलग अलग काम कवर हो रहे हैं ना। ये ऐसे करेंगे ना, ये हम शेयर कर देंगे सर से लेकर। हाँ, ये सब देना सर, ये हाँ, ये हाँ, देखना पड़ेगा। ये शेयर कर देंगे हम। ओके सर, थैंक यू। ओके जी। ये हमारे पास संदीप सैनी जी हैं। संदीप जी। सर मेरा क्वेश्चन था कि जैसे हम ये तो जॉब वर्क की बात कर रहे हैं, जैसे हम किसी की स्टेशनरी प्रिंट करते हैं, इवन की बिल बुक्स प्रिंट करते हैं, तो वो हमारे सर्विसेज में ही आएगा? क्योंकि उसमें कंटेंट जो है उसका हेडिंग है, हेडिंग तो वही प्रोवाइड कर रहे हैं हमें कि किस नाम से मेरा प्रिंट करना है। अगर सिर्फ वो कंटेंट ही दे रहे हैं तो फिर आपको 9989 में कवर होंगे। सर यदि कंटेंट दे रहे हैं, मतलब हमारा तो प्रिंटिंग का किसी का भी काम है,
हाँ उसके जी। अंदर कंटेंट तो हमेशा उसी का है, यदि नाम उसका आ गया, ब्रांड नेम उसका है। सिर्फ अगर वो पेपर भी दे रहा है आपको, तो तब आप उसको नहीं डबल मैं कह रहा हूँ सर पेपर नहीं दे रहा है, पेपर नहीं दे रहा है सर। जहां तक मुझे ध्यान आता है, मैंने एक सर्कुलर पढ़ा था 11/11/2017 का, जी जीएसटी का सर्कुलर। जी जी उसके अंदर ये मेंशन था कि जितनी स्टेशनरी आइटम्स हैं जी जिनमें लोगो और वो प्रिंटिंग के लिए है, बिल बुक्स हैं, लेटर पैड हैं, तो उसके अंदर वो प्रोडक्ट का कोड लगेगा। जितने बुक्स का मैटर है कि जिसके अंदर प्रिंसिपल वर्क जो है वो कि हाँ बुक रिटर्न का है या बुक फीडिंग का है, उसके अंदर बुक और मैगजीन के अंदर वो लगेगा। बिल बुक लेटर पैड के अंदर जहां लोगो और कुछ मैटर उन्होंने प्रोवाइड करना है, तो वहां पे गुड्स वाला कोड लगेगा। सर रवि जी, ऐसा कोई सर्कुलर है सर? मैंने भी पढ़ा है, अभी ध्यान में नहीं है मेरे। तो आप एक काम मैंने कीजिए, सर्कुलर पढ़ा है 11/11/2017 का। तरह का, ठीक आप कह रहे हैं, ठीक है बात। लेकिन मैं इसमें ना, आप मेरे को इसका मेल में रेफरेंस दे दीजिए, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। मैं एक बार दूंगा, ठीक है, एक बार सर, उसमें क्लियर आपसे मैं बात कर लूंगा एक बार। इंप्रूव करके तो फिर आपको रिप्लाई कर दूंगा। सर मैं ठीक है, ठीक है। मैं कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ जी, कमल जी, आपके ध्यान में होगा ये सर्कुलर, उस सर्कुलर की बात कर रहे हैं जिसमें उन्होंने क्लैरिफाई किया था, अगर आप कोई सर्विस कर रहे हैं तो आप इक्विवेलेंट एचएसएन कोड यूज कर सकते हैं। नहीं वो नहीं कोड की बात नहीं कर रहे, ही इज टॉकिंग अबाउट द टैक्स कोड। तो हाँ। कोड तो हमने क्लैरिफाई किया है। उसमें नहीं, उसमें ये भी क्लियर किया था कि जो आपका फाइनल प्रोडक्ट है, जो एचएसएन में फाइनल में आप जो जिसकी जॉब वर्क कर रहे हो, आपको टैक्स वही लगेगा। यस यस हो गया। हाँ मतलब ये हो गया कि मतलब जैसे बेसिकली तो जहाँ पर्सन का नाम आ गया तो हम वहां पे सर्विसेज ही ऐड करें, गुड्स ऐड नहीं करें। ये आप मेरे को मेल में क्वेरी डाल दीजिए, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा इसका। सर ईमेल एड्रेस आपका चाहिए होगा, वो मैं ले लूंगा। अभी कमल जी से ले लूंगा। शेयर कर देते हैं आपको। ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है हतेश हतवाल। हाँ, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, ये जो आपने जीएसटी की 3 स्लैब बताई है ना, एक में जीएसटी 9988 और 9989, ये 3 हेड आ रहे हैं ना सर? जी 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 तो ये फर्स्ट हेड क्या होता है सर? ये थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए सर। सर बताइए जी। 9988 और 9989 या 3 रेट अलग अलग जो आ रहे हैं? हाँ, वो थर्ड जो स्लैब आ रहा है ना सर, वो उसमें फ्लैट लिख रखा हाँ है। ऐसा है, अगर आपके जो फाइनल गुड्स जो आप बनाते हैं, सपोजिंग आपने बुक्स बनाई हैं जिसके ऊपर नील रेट है, हाँ ठीक है, तो आपका जॉब वर्क रेट 5% रहेगा। सर, आप 9988 स्क्रीन शेयर करके बता सकते हैं क्या सर? ऐसे समझ में नहीं आएगा सर। स्क्रीन शेयर करके बता देते हैं, एक मिनट। ठीक। ये देखिए एक मिनट, ये जो रिवाइज रेट्स है ना, अश्विनी जी ने जो हाँ भेजे सर, ये हैं, 3 स्लैब्स, ये 3 आ रहे हैं, हेड आ रहे हैं। हाँ 3 हेड आ रहे हैं ना, तो इसमें अलग अलग 3 हैं, ये 5, 12 और 18 है। हाँ सर, ये बता दीजिए थोड़ा। तो इसमें जो आपके हैं, ये जो जीएसटी रेट्स हैं गुड्स के ऊपर, सपोजिंग आपके 18 है, तो इसके ऊपर आपका 12 और 18 रहेगा अगर आप 9988 में कर रहे हैं। मतलब आपको गुड्स या इनपुट्स जो है जॉब वर्क करने के लिए, वो आपका पब्लिशर या सप्लायर दे रहा है आपको। जी सर, समझ में आ गया। तो 9989 में है जहां पर आपको सप्लायर सिर्फ कंटेंट सप्लाई कर रहा है और आपको वो नहीं, वो भी समझ में आ गया, वो भी आ गया, पर लेफ्ट में क्या दे रखा है? जीएसटी रेट्स, ये क्या लिख रखा है सर? कहाँ पर? गुड्स का रेट है, गुड्स का रेट है। गुड्स का ये जीएसटी रेट जो गुड्स के ऊपर है। अच्छा, गुड्स का रेट है। हाँ, इस एचएसएन कोड पे ये गुड्स का रेट है, ये जॉब वर्क एसएससी 9988 के रेट्स हैं, और ये जॉब वर्क 9989 के रेट्स हैं। तो इसमें अगर आपके जो गुड्स नील रेटेड हैं, जो फाइनल प्रोडक्ट इन गुड्स के ऊपर नील या 5% लगता है, तो उसके ऊपर आपका जॉब वर्क का रेट 5% रहेगा 9988 के अंदर। अगर आपका गुड्स के ऊपर 12% रेट लगता है, तो आपके जो फाइनल प्रोडक्ट जॉब चार्जेस हैं उसके ऊपर भी 12% लगेगा। अगर आपके फाइनल जो गुड्स बना रहे हैं उसके ऊपर 18% रेट है, तो उस केस में आपके ऊपर 2 तरह के रेट्स हैं। अगर आप जो आपका पब्लिशर है या प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर है वो रजिस्टर्ड है तो आपने 12% चार्ज करना है, अगर वो अनरजिस्टर्ड है तो आपने 18% चार्ज करना है। रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड का मतलब है जीएसटी नंबर है उसके पास या हाँ, नहीं? जीएसटी में रजिस्टर्ड है या नहीं। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है। गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग सर, मैं निर्मल गोयल, पॉपुलर प्रिंटर्स जयपुर से बोल रहा हूँ। जी जी मैंने एक चैट बॉक्स में अभी एक क्वेश्चन डाला है सर कि इफ द पब्लिशर है, इसने पेपर प्रोवाइड किया है और कंटेंट प्रोवाइड किया है और केवल हमसे प्रिंटिंग के लिए कह रहा है, वो इसके बाद फर्म में उठा के ले जाता है, वो ट्रॉली वाला भेज देता है, बाइंडिंग ओरिजिनल करा रहा है,
तो वी आर सप्लाइंग हिम नॉट बुक, वी आर सप्लाइंग हिम ओनली प्रिंटेड शीट्स, देन कौन सा कोड लगेगा और कितना टैक्स हमें चार्ज करना होगा? ये तो आपका प्रिंटेड पेपर ही रह गया ना सिर्फ, इसका मतलब है। हाँ बिल्कुल, हमारे पास तो प्रिंटेड पेपर ही जा रहा है। बुक बनी हालांकि नहीं। अभी तक तो लोग कई बार प्रिंटेड बुक्स करके बिल बनवा लेते हैं, लेकिन वो गलत। हाँ तो वो प्रिंटेड, आपने तो सिर्फ प्रिंटिंग का ही काम किया ना, इसका मतलब उसका बुक बनाई नहीं। जी हाँ। तो इसमें आपका जो प्रिंटेड पेपर है उसका HSN कोड देखना पड़ेगा, किसमें फॉल करेगा, उसके अकॉर्डिंगली रेट लगेगा। मोस्ट प्रोबेबली 5 या 12 लगेगा, ये कंफर्म करना पड़ेगा उसके ऊपर, प्रिंटेड पेपर के ऊपर कौन सा HSN कोड है। नहीं, पब्लिशर तो रजिस्टर्ड कहाँ है सर? पब्लिशर इज नॉट रजिस्टर्ड है। अगर पब्लिशर अनरजिस्टर्ड तो 18%। पब्लिशर सर नील है ना उसका, 4901 में नील है तो 5% लगेगा। श्री जी बुक्स नहीं बना रहे, दे आर ओनली प्रिंटिंग शीट्स। हाँ तो हम उसको शिप टू करके भेजते थे बाइंडर के पास। फाइनल बुक बन रही है उसकी। नहीं एक मिनट, फाइनल प्रोडक्ट आप बना रहे हो, कोई और बना रहा है। बुक आप नहीं बना रहे, बुक कोई और बना रहा है। हाँ, यू आर नॉट प्रिंटिंग कोई और कर रहा है। आप सिर्फ शीट प्रिंट कर रहे हो, समझिए इस बात को। अगर बिल आप बुक का कर रहे हो दैट इज ओके, आप कहीं से मर्जी जॉब वर्क करा के बुक आप बना रहे हो, बिल आप कर रहे हो, बात अलग है। अगर आप बिल कोई और कर रहा है तो आपने सिर्फ कागज छापा और तो कुछ नहीं किया। नहीं सर, उसमें भी क्या है, उसमें प्रिंटिंग का बिल हम कर रहे हैं, बाइंडिंग का बिल बाइंडर कर रहा है। हाँ तो फिर उस केस में प्रिंटिंग 18% है ना, उस केस में 5% होना। नहीं सर रवि जी थोड़ा रोशनी डालें। जो गुड्स जो जिसमें प्रिंटेड शीट्स फॉल करेंगी ना जिस HSN कोड में, उस HSN कोड का जो रेट होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका 5, 12 या 18 लगेगा कि नहीं लगेगा। रवि जी यहाँ एक बड़ी प्रॉब्लम है। एवरीबॉडी विल से आई एम प्रिंटिंग द बुक्स, एक्चुअली एक कागज छाप रहा है, एक हम जब लाते हैं ना एनी अदर आइटम में आ रहा है, जब शीट छाप रहे प्रिंटेड शीट पर आपने 12 और 18 किया हुआ है, जब हमने किया 12 इन द केस कि अगर बंदे पर GST नंबर है, 18 अगर GST नहीं है। तो अगर मैं शीट सप्लाई कर रहा हूँ, मैं तो शीट ही दे रहा हूँ, मैं बुक थोड़ा दे रहा हूँ। वो सर अगर शीट के ऊपर 5% रेट होगा, सपोजिंग आपके जो पेपर है 12% पे पेपर आता है ना आपका। जी। तो जो अगर 12% वाले पेपर की प्रिंटिंग करते हैं और वो प्रिंटेड पेपर भी 12% में फॉल करता है, तो फिर GST रेट 12% ही होगा, चाहे आप रजिस्टर्ड का कवर करो चाहे अनरजिस्टर्ड का करो। जी 5 नहीं होगा ना, 5। तो वो डिपेंड करेगा कि आपका जो प्रिंटेड शीट है वो उसका HSN कोड क्या है। तो वो तो पेपर तो उसका तो होगा ही नहीं सर, कोई HSN कोड होगा ही नहीं। पेपर का कोड तो होगा ना, पेपर तो पेपर ही रह गया। पेपर तो फैब्रिकेट हो गया, प्रिंट हो गया ना जी। नहीं प्रिंट हो गया, लेकिन उसका जो करेक्टर है वो चेंज नहीं हुआ ना। पेपर तो पेपर ही है, लेकिन वो प्रिंटेड पेपर बन गया। अभी ना बुक बनी है वो, ना उसका कोई और करेक्टर आया है उसमें, आपने प्रिंटेड पेपर बना दिया उसको। नहीं रवि जी, आई थिंक देयर इज सम कंफ्यूजन। वी हैव मैं जैसे पेपर हमने पोस्टर छापा था, वो पेपर का पेपर आप पोस्टर छप गया, उसको क्या कहेंगे आप? वो पोस्टर बन गया, बिल्कुल ठीक है। इस तरह बुक का पोस्टर जब उसका कागज छप गया तो प्रिंटेड पेपर हो गया। नहीं सर, पोस्टर जो है ना वो अपने आप में फिनिश्ड गुड्स बन गए हैं। पोस्टर जो है वो अपने आप में फिनिश्ड गुड्स है, और जो प्रिंटेड पेपर है फॉर बुक के लिए वो अपने आप में फिनिश्ड प्रोडक्ट नहीं बना। सर इवन देन पोस्टर मैं कहीं और भेजता हूँ, वो मैं बिल नहीं बनाता, मैं पोस्टर छाप के किसी और को देता हूँ, वो उसके अंदर गमिंग करके कस्टमर को दे रहा, बिल वो बना रहा है, फिर क्या होगा? पोस्टर वो गमिंग करके बिल वो बना के, मैं तो प्रिंटेड शीट दूंगा ना उसको। हाँ जी। तो हाउ दिस कैन बी डिफरेंस फॉर बुक्स एंड अदर? मैं तो जो छाप के दे रहा हूँ वही दोनों केस में एक ही है। नहीं, वो आपने जो है पोस्टर में मेजर हाँ काम हो गया, उसमें पोस्टर का करेक्टर आ गया उसमें। जी तो वो सिर्फ उसने गबिंग करी है, तो वो अलग चीज हो गई है। लेकिन जो बुक के केस में है, बुक के केस में अभी उसमें सिर्फ प्रिंटेड पेपर ही रहा है, वो बुक की शेप नहीं आई है, कोई उसका करेक्टर चेंज नहीं हुआ, प्रिंटेड पेपर हो गया। तो इसमें HSN कोड मैं चेक करूंगा प्रिंटेड शीट कहाँ पर फॉल करेगी, और HSN कोड जो जिसमें फॉल करेगा उसके अकॉर्डिंगली रेट लगेगा, 5, 12 या 18। कमल जी कुछ बोल सकता हूँ इसमें एक चीज और मैं कहूँ, एक मिनट। जब हम प्रिंटेड बुक्स की बात करते हैं तो उसमें स्पेसिफिकली लिखा जाता है प्रिंटेड बुक्स वेदर इन बाइंडेड फॉर्म और शीट्स। पहले भी हम इससे पहले मेंशन करते थे, जिस टाइम हम बाइंडिंग के लिए कभी दिल्ली भेजते थे, कभी कहीं भेजते थे, तो उसके ऊपर हम मतलब 0% लगा के भेजते थे, नील में भेजते थे वेट के टाइम भी, तब भी ये मेंशन किया जाता, तब भी उसमें मैंने पढ़ा है प्रिंटेड बुक्स वेदर बाइंडेड और इन शीट्स दैट आर बुक्स। मतलब आपका मैं मतलब पूरा अगर वो पेपर जो प्रिंटेड पेपर हाँ, है बिना बाइंडिंग के भी है तो वो बुक्स में ही काउंट होता है, वो
उसी में आता है। फिर अगर बुक्स में काउंट होता है तो फिर वो निल रेट है, तो उसके ऊपर 5% जीएसटी लगेगा। 5% लगेगा। सर वो बात वही आ जाती है, कंटेंट उनका है तो वो सर्विसेज में आ गया, सर्विसेज में आ गया, नील रेट बचेगा ही नहीं। नहीं, कंटेंट और मटेरियल आपको अगर वो दे रहे हैं तो 9988 में आएगा 5% 5% में आएगा। हाँ, वही तो बात है ना, जब कंटेंट है, यदि आप अपनी ही प्रिंट कर रहे हैं तो भी उसके ऊपर टैक्स मत लगाओ, यदि दूसरे की प्रिंट कर रहे हैं हाँ, तो बिल्कुल उसके ऊपर टैक्स लगाओ। यदि आपकी अपनी प्रेस है, अपनी पब्लिशिंग है, अपना मैटर है, तब नहीं लगेगा। अगर आपने दूसरा किसी के लिए भी करना है तो वो टैक्स है। हाँ दीपक जी आंसू से और सर वही बात जो अभी पहले हो रही थी कि प्रिंटेड फॉर्म के लिए, जैसे रवि सर ने बताया कि प्रिंटेड फॉर्म जा रहा है, उसकी शेप नहीं बदली, वो बुक नहीं बना। अगर हम इस लॉजिक को लेंगे तो टाइटल मैंने बाहर से छपवाया वो भी इसी लॉजिक पे फिट होगा, तो फिर वो 5 कैसे रह गया? वो तो जिसने छापा है ना वो देखेगा उसने क्या रेट लगाना है उसके ऊपर, तो वो अगर वो बुक बिल तो मेरे को ही करेगा ना, उसके ऊपर भी वो 5%, अगर जैसे अभी बात हो रही थी कि ये बुक वेदर इट इज इन बाउंड फॉर्म और अदरवाइज, तो अगर वो बाउंड फॉर्म में है या नहीं है वो बुक की कैटेगरी में फॉल करेगा HSN में, तो उसके ऊपर फिर 5% रेट क्योंकि बुक्स के ऊपर तो प्रिंटेड शीट पर भी 5 ही होगा ना, इसका मतलब ये चेक करना पड़ेगा, मैं कंफर्म नहीं कर रहा हूँ इसको अभी। सर हम क्या करते कहने हैं, का मतलब है कि दोनों चीजों पे एक ही जैसा लगेगा ना, क्योंकि हमने छाप दिया, बाइंडर ले गया। हाँ, एक ही जैसा लगेगा, बिल्कुल ठीक है। रवि हम क्या करते हैं, जैसे हम बाइंडिंग के लिए भेज देते हैं ना, हम उसको शिप टू उस बाइंडर का नाम लिख देते हैं, हम उसको भेज देते हैं। बिल टू पब्लिशर, शिप टू बाइंडर। नहीं, फाइनल बिल तो आप बना रहे हो ना, उसमें तो चक्कर ही कोई नहीं। फाइनल हमने सिर्फ प्रिंटिंग का बिल बनाया, हम सब प्रिंटिंग का बिल बना के शिप टू कर देते हैं बाइंडर को, बाइंडर अपनी बाइंडिंग का बिल उसको भेज देता है। चेक कर लेंगे सर, जैसे तुम ठीक सर, ठीक। 9988 में आएगा जी, अगर मटेरियल उसने सप्लाई किया है। हाँ, मटेरियल उसने सप्लाई किया है, 9988 में बनाते हैं बिल हम। बिल्कुल। हाँ, अभी तक वही बनाते हैं, एक्चुअली क्रॉस चेक ही हो रहा है, तो पता चले सारा गलती करते जा रहे हैं। जोशी जी अभी देखिए, एजुकेशन इंस्टीट्यूट के लिए उनको जीएसटी नंबर नहीं है, उनके लिए हम समझो सोनियर छपते हैं, मैगजीन छपते हैं और उनको बुक छप के देते हैं। सोनियर को कितना रेट पड़ेगा, उनके एनुअल रिपोर्ट को कितना पड़ेगा और बुक के लिए कितना पड़ेगा। मटेरियल आप अपना यूज करते हैं? हाँ, मटेरियल हमारे तो कंटेंट्स वो देते हैं, तो उसमें 9989 में आएगा और आपको 18% लगेगा। इंडियन इंस्टीट्यूट को एवरीथिंग 18%। 18%। 18% है। सर मैं एक थोड़ी सी चीज को मैं बोल सकता हूँ सर? बहुत क्या हो रहा है, जो हम कोटेशन दे रहे हैं तो एजुकेशन इंस्टीट्यूट के लिए हमारे प्रिंटर फ्रॉम पूना और एनीवेयर दे आर चार्जिंग एटलीस्ट 0% और 5%. 12%, and I was not getting any of the. जोशी जी, what the people are charging वो उनके ऊपर है। Okay. रूल क्या है? रूल हम बता सकते हैं। रूल इज ओनली आपका रेट पहले 12 था पहले, अब ये 18 हो गया। ओके सर, थैंक यू। अब ये 18 है हर प्रोडक्ट पर। अब लोग क्या कर रहे हैं उसके बाद छोड़ो, लोग अगर बिलिंग गलत करेंगे, बुक को चार्ट लिखेंगे, चार्ट को बुक लिखेंगे, उसमें तो हमने क्या करना। राइट सर। तो सर कुछ मैं कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए उनके लिए हम बुक बनाते हैं, मैनुअल बनाते, टेक्निकल बुक्स बनाते हैं। They are registered dealers. So that will be called as a books or what tax we should charge? जोशी जी एक बात और समझो, जो आप काम कर रहे हो सारा, आपको पेपर अपने पास से ले रहे हो और कंटेंट्स उधर से आ रहा है, आप फॉल कर रहे हो 9989 में। आपके सारे ही प्रोडक्ट 18% है, चाहे वो बुक है, चाहे वो कैटलॉग है, चाहे वो पम्फलेट है, एनीथिंग दैट फॉल्स अंडर रजिस्टर्ड है चाहे अनरजिस्टर्ड है। हाँ नहीं सर, अगर रजिस्टर्ड है तो भी एक ही रेट आपने लिखा है ना, वही कह रहे हैं 89 पर। अभी आपने क्या बोला, अगर पब्लिशर के लिए आप बुक छापते हो, वो अनरजिस्टर्ड डीलर है, उसको 5% लगाओ। नहीं, उसका चक्कर पेपर वो दे रहा है, अगर पेपर वो दे रहा है, आप भूल लो एक चीज को। ओके, पहले रखो, पहले दो अलग अलग है। 9989 अगर आप पेपर अपने पास से लगा दो, चाहे वो पब्लिशर है, चाहे वो कोई भी है, उसका 18 लगेगा। अगर पेपर वो दे रहा है, फिर कैटेगरी थोड़ी डिफरेंट है, बुक्स के लिए अलग है, बाकी के लिए अलग है। रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड का जो चक्कर है सिर्फ उस केस में अगर पेपर वो दे रहा है, अदरवाइज नहीं है। Sir, but we are using our plates, we are using our inks. Only paper is supplied by the party. Then I am using my partial, I am using my material, partial I am getting from the glass. आगे जाके जीएसटी ऑफिसर नहीं बोलना नहीं चाहिए भाई लोग, आप सिर्फ पेपर
पेपर सिर्फ हाँ तो पब्लिश से आ रहा है, इंक तो आपने यूज कर रहे हो, प्लेट तो आपने यूज कर रहे हो। मार्जिनल इनपुट्स यू कैन यूज ऑफ योर ओन। नॉर्मल इनपुट अभी मशीन में तेल देना वो थोड़ा कस्टमर देगा, धागा मारना वो थोड़ा देगा। सर मेजर पोर्शन और 80% इज ऑफ पेपर। Yes sir, when I am printing without paper, major portion is ink, plates. Yeah. Sir, Then you are getting input correct for that. उसमें कुछ see, नहीं they are है। not, see, when you are supplying me the paper and I am charging only for the labor, in that what I am billing for inks, plates, I am not billing for the paper, sir. So when GST officer will come for the whatever the assessment, and if he tells us that what are you telling us, you are not use the paper, how you are charging only 5%? Yeah, no, yes. minor inputs you can use of your own, आप खुद परचेज करके लगा सकते हैं। इसमें एक एग्जांपल लेता हूँ टेलरिंग शॉप का। सपोज कि एक टेलर के पास आप जाते हैं, आप उसको कहते हैं कि मेरे को आप ये कपड़ा भी आप बनाओ, उसकी सिलाई भी खुद करो, तो उसके ऊपर अगर हम चार्ज करेंगे तो वो 18। अगर मैं कहता हूँ मैं कपड़ा आपको दे रहा हूँ, आप उससे धागा अपने पास से लगा लो, बटन जिप अपने पास से लगा लो, तो वो उसके ऊपर वो चार्ज जो होगा वो जॉब वर्क में आ जाएगा। हाँ, वो यही फर्क है बेसिकली। So it is mentioned in the law. Yes, हाँ, ये क्लैरिफिकेशन है इस एस्पेक्ट पे। Okay, fine, thank you. माइनर इनपुट्स यू कैन यूज। रवि जी सर, गुड इवनिंग। एक मिनट में थोड़ा सा क्लेरिफिकेशन चाहूंगा सर। निवेदन ये है कि पब्लिशर किताब छपने दे रहा है, और एक केस है कि उसने अपने यहीं से टेक्स्ट प्रिंट हुआ है, अपने यहीं कवर प्रिंट हुआ और अपने यहीं बाइंडिंग हुई है। हमने उसको बाइंड करके और 10,000 किताबें दे दी, तो हमने 5% चार्ज कर लिया अंडर 9988। वन केस इज। अब इसी का सब्स्टिट्यूट दूसरा केस ये हो सकता है कि उसने टेक्स्ट मेरे यहाँ से छपाया है, कवर कहीं और से छपाया है, और बाइंडिंग किसी बाइंडर से कराई है, क्योंकि हमारी बाइंडिंग चार्जेस ज्यादा है। हाँ जी। तो उस केस में हम मतलब एक तरीके से बुक का बिल नहीं दे सकते। अब प्रिंटेड शीट का बिल देते हैं तो ये कायदे से लेबर चार्जेस 18% पे आती है, तो कैसे, और वो बाइंडर भी 18% ही चार्ज कर रहा है एज ए लेबर उसके ऊपर, तो कैसे इसको सर मतलब अजीब सी स्थिति हो रही है इस चीज की। तो अगर जो जॉब वर्क है ना, इन रिलेशन टू प्रिंटिंग ऑफ ऑल गुड्स, जो भी 45-49 चैप्टर में फॉलो करते हैं, उसके ऊपर 12% रेट लगता है। If supplied to the registered dealer, if supplied to the registered dealer. हाँ जी बिल्कुल, वो 9988 की बात ही कर रहे हैं। हाँ जी जी हाँ, सप्लाई कागज सप्लाई वो कर रहा है, तो 5% बुक्स के ऊपर 5% है, बाइंडर 18% कर रहा है उससे चार्ज। नहीं सर, जो कंफ्यूज कर रहे हो, वो 5 नहीं कह रहे। अगर आप पेपर छाप के दे रहे हो, सिर्फ कागज दे रहे हो, तो आपको 12% लेना है अगर रजिस्टर्ड डीलर है, नहीं तो 18 लेना है। 12-18 रेट है, उसके अंदर 5 नहीं है। अगर आप बुक सप्लाई कर रहे हो, प्रिंटेड और अनप्रिंटेड बुक का बिल बनाओगे, फिर आप 5% लोगे। कमल जी, अभी थोड़ी देर पहले तो रवि जी ने बताया कि अगर बुक की शीट छाप के दे रहे हैं तो 5% है। मैंने यही कहा कि अभी कंफर्म नहीं कर रहा हूँ सर। दीपेन जी, आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन दैट थिंग। निर्मल जी, अगर आप बिल बनाओगे जिसके अंदर लिखोगे बुक प्रिंटेड और अनप्रिंटेड, फोल्डेड और बाउंड और अनबाउंड, अगर बुक का बिल बनाओगे तो 5 लगाओगे, अगर शीट का बनाओगे तो सर मैं बुक्स का बना दूंगा, लेकिन जब उसके यहाँ असेस किया जाएगा अगर पब्लिशर के यहाँ, तो उसके यहाँ बाइंडिंग का बिल दूसरा मिलेगा, कवर उसने और कहीं छपाया है उसका बिल तीसरा मिलेगा, तो मेरी बुक्स गलत नहीं हो जाएगी लिखना। सर आपकी वजह, आपने तो बुक्स नहीं, देखो ये तो बात कंफ्यूजन वाली है। अगर आप रियली बुक सप्लाई कर रहे हो तो डरने की बात नहीं है। अगर आप नहीं, रियल बुक्स तो ठीक है, लेकिन मेरे से तो केवल शीट छपा के ले जा रहा है वो, या केवल कवर छपा के ले जा रहा है। निर्मल जी, जिसने आपने उनको दिया वो एंड प्रोडक्ट क्या बेच रहा है? क्या वो बुक बेच रहा है, कुछ और बेच रहा है? वो बुक ही बेच रहा है, पब्लिशर है। फिर तो हो गया काम। जिसको आपने माल सप्लाई किया, क्या वो आपके माल को बुक बना के बेच रहा है, तो आप 5% ले रहे हो, ठीक ले रहे हो। अगर वो कुछ और बना रहा है, आपको झूठ बोल रहा है, या आपका बिल गलत है, तो आपकी गलती है। ये आपको देखना एंड प्रोडक्ट क्या है, क्या रियली एंड प्रोडक्ट बिल है इन बुक है। इन दैट केस यू विल राइट इन योर बिल सप्लाई ऑफ बुक्स अनबाउंड, सप्लाई ऑफ अनबाउंड बुक्स लिखोगे आप, प्रिंटेड शीट नहीं लिखोगे। प्रिंटेड शीट लिखोगे तो 12-18 में आ जाएगा। 12 टू द रजिस्टर्ड डीलर है, 18 टू द अनरजिस्टर्ड डीलर। कमल जी, केवल कवर छपा के ले जा रहा है तो क्या लिखूं मैं? किताब और कहीं छपा रहा है, मेरे से कवर छपा रहा है, लेमिनेशन करवा रहा है।
सर अगर आप, मैं वही कह रहा हूँ, अगर तो बुक का पार्ट या कवर कुछ भी छाप रहा है तो बुक लिखोगे बिल में। सर उसमें आप कवर जो मान लो उसने 11th की बुक छपवाई तो आप मान लो 11th फिजिक्स नाम लिख सकते हो, इस बुक का कवर छपा है। हाँ कुछ भी, फिजिक्स छपी, केमिस्ट्री छपी, फिजिकल छपी, कुछ भी छपा। नहीं अश्विनी जी एक चीज बहुत जरूरी है, यू मस्ट बी वेरी वेरी क्लियर कि वो एक्चुअल में वो क्या बन रहा है, क्या बिल्कुल सच बिल्कुल में बिल्कुल बुक बन रही है। सर अगर टाइटल छप रहा है तो हमें पता चल रहा है ना ये एक बुक का टाइटल छप रहा है। दैट्स व्हाट आई मीन। नहीं, एल्बम भी हो सकती है, एल्बम इज नॉट अ बुक, कैटलॉग इज नॉट अ बुक। हाँ वो तो हमें पता ही है ना क्या कर रहे हैं हम प्रिंट, हमें पता है। यही तो देखो प्रॉब्लम, यही तो पहले आ रही थी कंफ्यूजन पहले, तभी तो गवर्नमेंट ने एक टैक्स कर दिया। अभी हम जैसे चक्कर में एक फिर एक हो जाएगा, सारे 18 कर दो यार, ये चक्कर पड़ रहा है। अभी क्या प्रॉब्लम है, मैं भी तो रवि जी से यही कर रहा था कि एक ही चीज छप रही है तो बिल में पक्का पड़ेगा चक्कर। ये मेरे को जब बिल बना के लिखना पड़ेगा पोस्टर या अनबाउंड बुक, मेरे को लिखना पड़ेगा मेरे को अनबाउंड मैंने बुक छापी है। बिल के साथ, मेरे ख्याल से बिल के साथ आप आगे जाके अपने को सैंपल लगाना पड़ेगा। ये मैंने 2015 में ये छापा था, ये छापा है, ये छापा है। जोशी जी वो जीएसटी की रिक्वायरमेंट है। उस पॉइंट पर हम आ रहे हैं, वो अभी बाद में आ रहे हैं उसके ऊपर। बहुत जरूरी पॉइंट है वो, एक मेरे भी दिमाग में कंफ्यूजन है, वो हमने बहुत जरूरी क्लैरिफिकेशन लेनी है। आई फील एवरीबॉडी मस्ट बी हियर, वो बहुत ही जरूरी पॉइंट है। हाँ जी सर। हाँ सैनी साहब सर इसका सर मेरी एक और क्वेरी थी, मेरी सिर्फ एक क्वेरी थी कि जैसे हम सारे बिल अपने सर्विसेज के काटेंगे, मोस्ट ऑफ द टाइम सारा पेपर इंक सब, मतलब हमारे पास 85% तो परचेज रहती है उसमें, तो कल को वो डिनाई तो नहीं हो जाएगा कि सर्विसेज के अंदर 85% तो आपने अपना इनपुट जो है वो पेपर इंक और उसकी परचेज दे रखी है, 10% अपना मार्जिन दिए, 5-7% दूसरे खर्चे डाले हैं। ये जो बात कर रहे हैं बिल्कुल कल को वो डिनाई तो नहीं हो जाएगा? इस बात पर हम आ रहे हैं, बिल्कुल मैं कह रहा हूँ ये बात हम लेंगे, क्योंकि एलएलएम की बात ये हमने पहले जवाब में है, वी एक्चुअली वी हैव इन माइंड, और ये बात डेफिनेटली हम लेंगे। ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लीगल पॉइंट आपको क्लैरिफिकेशन हो जाएगी। करना जो अंदर कर रहे हैं आपकी मर्जी, हम किसी को रोकते नहीं है, आपकी इनपुट है, लेकिन एक्चुअल में होना क्या चाहिए, वी विल कम टू द एक्सपर्ट लेटर, वो हम लेंगे, पॉइंट बहुत जरूरी है। ठीक है थैंक यू। दीपक जी यस रवि जी, जो ये बुक के लिए अलग अलग प्रोसेस की बात हो रही है, मैं अपना बताता हूँ। हम लोग बिल पे, सभी बिल पे लिखते हैं इन रिलेशन टू प्रिंटिंग ऑफ बुक, उसके बाद ये लाइन तो फिक्स है। उसके बाद अगर बुक जा रही है तो बुक का नाम आ रहा है, अगर फॉर्म शीट छप के जा रही है तो उतने फर में सीधा आगे रेट लगा हुआ है। कवर जा रहा है तो 1100 शीट सीधा फर में, तो क्या ये सही है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैं ना शेयर करता हूँ आपके साथ जो नोटिफिकेशन है ना हमारी गवर्नमेंट ने इशू की हुई है, तो उससे आपको काफी क्लैरिटी हो जाएगी कि आपके गुड्स किस कैटेगरी में फॉल करेंगे। तो अभी मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, उसमें नोटिफिकेशन है, ये नोटिफिकेशन है हमारी जो सीरियल नंबर 269988 को करता है पर्टेन। तो इसमें 5% रेट है सिर्फ प्रिंटिंग न्यूज़पेपर पे, प्रिंटिंग ऑफ बुक्स, जर्नल्स एंड पीरियोडिकल्स पे, प्रिंटिंग ऑफ ऑल गुड्स फॉलिंग अंडर चैप्टर 48-49 विच अट्रैक्ट सीजीएसटी और निल 5% या निल है, उसके ऊपर 5% रेट है। तो सर्विसेज बाय वे ऑफ जॉब वर्क इन रिलेशन टू प्रिंटिंग ऑफ ऑल गुड्स फॉलिंग अंडर चैप्टर 48-49 विच अट्रैक्ट जीएसटी एट 6%, 12% हो गया मतलब। तो जिन गुड्स के ऊपर 12% है उसके ऊपर 12 लगेगा, बाकी सबके ऊपर जो है ये इसमें कवर होगा 1D में। सर्विसेज बाय वे ऑफ जॉब वर्क अदर देन दोस मेंशन्ड अबव, उनके ऊपर 12% रेट है। वो लाइन यहीं से उठाई थी एक्चुअली। जी हाँ जी, तो इसमें वो ऊपर कवर नहीं हो रहा कहीं भी, जो आप टाइटल कह रहे हैं ना आपके, उसमें बुक तो बनी नहीं वो, तो ना ही वो उसमें प्रिंटेड पेपर में किसी और जगह पे आया। तो 48-49 का कोई भी प्रिंटिंग आप जॉब वर्क करते हैं 9988 का, तो उसके ऊपर 12% रेट लगेगा एज पर 1D। नहीं, इन रिलेशन टू प्रिंटिंग ऑफ बुक लिखा हुआ है, जैसे इन रिलेशन टू प्रिंटिंग बुक नहीं ना बन रही उसमें। अगर आप बुक जो है, बुक के ऊपर निल रेट है, तो अगर आप बुक बना रहे हैं निल रेट, बुक के लिए ही तो छापा है सर, कवर भी तो बुक के लिए ही छापा सर, है। वो जो आप जो कैटेगरी कह रहे हैं ना सीरियल नंबर, वो आपका ये आ रहा है DA ऊपर, अगर आप, मैं शेयर कर रहा हूँ जो DA है, प्रिंटिंग ऑफ ऑल गुड्स फॉलिंग अंडर चैप्टर 48 और 49 विच अट्रैक्ट CGST एट 2.5% और निल। तो हमारा इसी के बारे में, इसी में आएगा ना। तो इसमें प्रिंटिंग इन रिलेशन टू नहीं लिखा हुआ जो आप बात कह रहे हैं। प्रिंटिंग ऑफ ऑल गुड्स
falling under chapter 48 or 49 which attract CGST at 2.5% or nil. सर तो नील में अगर आप नील में आ रहा है ना जी 14। अगर आप बुक की प्रिंटिंग कर रहे हैं तो फिर इसमें कवर हो जाएगा वो। हाँ, बुक की प्रिंटिंग है तो इसमें फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, यस सर, निर्मल जी आप कुछ कह रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। It's all right. It is a bit confusing. I was telling that simplification के लिए कुछ गवर्नमेंट के लिए कुछ करने जा रहे हैं क्या? So now I think हाँ पांडे जी कुछ कह रहे हैं? हाँ जी सर। जी जी अभी बोलिए। हम लोग प्रैक्टिकल्स और जर्नल छाप रहे हैं किसी क्लाइंट के लिए, उस पे हम नील चार्ज कर रहे थे अभी तक। अभी क्या होगा? आप पहले तो नीली गलत कर रहे थे, आज तक ही गलत कर रहे थे। नील तो है ही नहीं कहीं। नील तो नहीं है, प्रैक्टिकल और जर्नल पे नील नहीं है। नहीं आप नील नहीं है। लेकिन आपका नहीं है वो। अगर आप कर रहे हो कमल साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हम आगे पीछे जाके बिल काटते थे, जैसे हम पॉम्पलेट लीफलेट का बिल काट लिया 5% पे, लेकिन वो था 12 या 18% पे। ये सही बात, आप बिल्कुल सही बात कह रहे हो सर, हम उसी में फंसे हुए थे और वही बातें बीच बीच में पूछ रहे हैं। अभी हम आई थिंक अगर किसी और ने को क्लैरिफिकेशन लेनी है, देन वी आर कमिंग टू अ वेरी सीरियस पॉइंट। एनीबॉडी वांट्स टू आस्क एनीथिंग? आगे बढ़ो सर। हाँ जी जोशी जी प्लीज। जोशी सर जी, अभी हमने अभी बहुत साल से हम 2017 से लगा रहे हैं सर्विस में, सर्विस सेक्टर है। जब हम ACZ को सप्लाई करते हैं या एक्सपोर्ट करते हैं तो वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू 4901 और समथिंग लाइक दैट। सर्विस कैनॉट बी पुट इनटू द कंटेनर एंड इट कैनॉट बी एक्सपोर्टेड, राइट? ये दुगला क्योंपन है, हम एक्सेप्ट क्यों कर रहे हैं प्रिंटर लोग कि हमारा सर्विस है करके? वी आर मैन्युफैक्चरिंग द गुड्स। मैं सर्विस रवि जी सॉरी जोशी जी, एक बात आप कंफ्यूज कर रहे हैं। वी आर नॉट सर्विस प्रोवाइडर, हम मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज कर रहे हैं। एक नई कैटेगरी है सर्विस, जो जैसे ये कर रहे हैं रवि जी सर्विस कर रहे हैं, जो लॉयर हैं, कुछ डॉक्टर हैं, हमारा है देखो उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज लिखा है, इट्स नॉट प्योरली सर्विस। सर जी वी आर मैन्युफैक्चरिंग द, जबकि कंटेंट हमारा नहीं है, हम बना रहे हैं, कंटेंट किसी और का है। सर तो मैन्युफैक्चरिंग सर्विस हुई ना सर, कंटेंट्स है बराबर है, लेकिन आई एम क्रिएटिंग द गुड्स, आई एम मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, You are not creating the service. I am dealing the goods, I am Sir, dealing you the are not goods, it is not creating. service, I am not supplying the service. सर यू आर नॉट क्रिएटिंग। आपको मैंने कहा मेरी चीज इस तरह करके बनाओ, आप वो बना रहे हो, आप अपने आप नहीं बना रहे। अगर आप अपनी चीज खुद बना रहे हो देन यू आर मैन्युफैक्चरर। कंटेंट हमारा नहीं है, इसलिए वी आर नॉट द प्योरली। Then when I am exporting the goods, yes, the contents given by the foreign person, at that time government is allowing me to sell the goods by 4901. अभी तीनों दिए ना हमने, टेबल तीनों HSN भी तो दिया, यू कैन यूज द HSN, गवर्नमेंट ने अलाउ किया हुआ है। सर आप जो मर्जी ले लो, तीनों में जो मर्जी लगा दो। बेसिकली वी आर प्रोवाइडिंग सर्विस, लेकिन अभी क्योंकि हमारे जो सर्विस कोड है वो इंटरनेशनल नहीं है, जब अभी ईवे में भी प्रॉब्लम आ रही है, तो वो जो एक प्रॉब्लम है डिफरेंट है, लेकिन एज पर why we are accepting that we are manufacturing service, we are manufacturing goods. सर एक्चुअली एज पर द लॉ वी कैन नॉट बी द मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरिंग के लिए तीनों चीजें हमारी होनी चाहिए, कंटेंट्स, लेबर एंड मटेरियल। इन दिस केस लेबर और मटेरियल हमारा, कंटेंट हमारा नहीं है। अभी देखिए टाटा मोटर्स अगर किसको पार्ट बनाने को देती है तो डिजाइन उसका देती है, दे आर सेलिंग द गुड्स। देखिए अगर कोई बेरिंग देता है आदमी तो उसके हिसाब से वो बेरिंग बेचता है, वो डिजाइन से। कौन सा भी बेरिंग है, मेरे को नाम आया इसलिए, कोई बॉडी रहेगा वो बनाता है तो 49 वो मैन्युफैक्चरिंग गुड्स करके बताता है। व्हाई द प्रिंटर्स वी आर एक्सेप्टिंग दैट वी आर मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज? I am not really, I am not happy with this. We should fight for that on the national level, where we are manufacturing the goods. टाटा मोटर्स या कोई भी देखिए, कौन सा भी कंपनी दूसरे को आदमी को डिजाइन देता है, वो बना के देता है, वो सर्विस में देता है क्या? नहीं, 998891 नहीं देता है। दे आर सेलिंग इन द गुड्स। देन व्हाई वी आर एक्सेप्टिंग दैट वी आर मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज? कौन सा भी सर्विस, अभी लॉयर साहब सर्विस दे रहे हैं, ये ईमेल पे भेज देते हैं सर्विस। मैं ईमेल पे सर्विस नहीं भेज देता हूँ, डिजाइन जाता है मेरा, लेकिन मेरा गुड्स मेरे को ट्रांसपोर्ट में भेजना पड़ता है। दे आर द गुड्स, व्हाट सर्विस आई एम डूइंग? वो ठीक है, एनीवे चलो। हाँ आपकी बात सही है, लेकिन उसके लिए फिर अलग से दोबारा अपील करनी पड़ेगी या कोर्ट को जाना पड़ेगा, वो डिफरेंट। एनीथिंग एल्स, कोई और? सर एक क्वेश्चन था मेरा। श्योर श्योर बताइए। ये रवि जी, एक्चुअली जैसे कि बायजूस के जैसा एक क्लाइंट है मेरे पास, उसके लिए हम एजुकेशनल ये बनाते हैं एक किट, उसमें क्या बुक्स भी आती हैं। एक्चुअली हम क्या बुक्स पे तो इतना एम्फेसाइज
एक्चुअली हमने किया है, लेकिन आजकल एजुकेशनल में बुक्स के अलावा कुछ प्रिंटेड के शीट्स होती हैं, इनको बोलते हैं हम ये कार्ड्स स्टाइल में कुछ चीजें होता है जिसमें कि बच्चे का जो कुछ के लिखता और करता है, तो हम उसमें अलग अलग आइटम्स उसमें देते हैं, जो कि ये उसको कुछ के 5% वाले भी होते हैं, कुछ के बॉक्स भी होता है, कुछ रिजिड बॉक्स भी होता है, और ऐसे एक कंप्लीट एक किट बना के देते हैं। और अगला जो बेचता है उसको, जैसे कि बायजूस के जैसा जो आदमी है वो जो कि मार्केट में देता है, वो उसको ये 0% पे देता है, तो उस पर एग्जैक्टली हमें जो चार्ज लगाना चाहिए वो कितना लगाना चाहिए। तो आप क्या काम करते हैं उनके लिए? उसके हम ऊपर क्या पूरा एजुकेशनल की जो उनकी रिक्वायरमेंट है, उनका जो कंटेंट है, हमने उसको पूरा प्रिंट किया, उसको ये शीट फॉर्म में उसके ये ड्राइंग शीट्स हैं, उसको उसका A to Z है, उसके फ्लैश कार्ड्स हैं, ये कुछ ये बॉक्सेस के अंदर में उसको अच्छे से पूरा रैप करके उसको फाइनल किट दे दिया हमने, जैसे कि बायजूस ही मान लो आप। आपका जो बायर है वो आपको सिर्फ कंटेंट सप्लाई करता है? नहीं, क्या पेपर हम लगा के देते हैं। आज वो क्या 9989 हो गया आपके हिसाब से, तो वो समझ गया मैं। 9989 हो गया तो उसके ऊपर 18% लगेगा आपको। नहीं, लेकिन वो उसको तो 0% पे आगे उसको दे रहा है वो आपका जो बायर है वो 0% पे क्या वही प्रोडक्ट आगे दे रहा है, और भी ऐड करता है? एक्चुअली वो नील है सर, एग्जेम्प्टेड एजुकेशनल प्रोडक्ट है वो। तो आप तो जॉबर कर रहे हैं ना, यहाँ आप अदर मैन्युफैक्चरिंग सर्विस दे रहे हैं, आपका 18% लगेगा उसके ऊपर। उस पे भी 18 लगेगा नहीं, जबकि बुक्स वगैरह पे जबकि 5% है। नहीं सर, वो बुक पे 5%, अगर पेपर वो दे रहा है आपको 9988 में अगर वो है तो फिर होगा उसमें 5% या दूसरा जो आपका जॉब वर्क रेट है। तो आप जॉब वर्क नहीं कर रहे हैं, आप अदर मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज दे रहे हैं, उसमें 18% ही है। सर इसमें भी झोल है, जो बायजूस कर रहा है वो अपनी एजुकेशन फीस के नाम पर वो ले रहा है और यहाँ पर टैक्स नहीं ले रहा है, जबकि उसकी स्टेशनरी आइटम है उस पर टैक्स लगना चाहिए। गलत कह रहा हूँ रवि जी? लगना चाहिए। वो एक अलग बात है, वो एक अलग बात है। एजुकेशन पर गवर्नमेंट ने टैक्स नहीं लगाया हुआ, बुक्स पर अब टैक्स नहीं है, फाइनल बुक्स पर टैक्स नहीं है। ये स्टेशनरी है, ये स्टेशनरी सर ये एजुकेशनल के प्रोडक्ट है। अभी इस पॉइंट पर हम आएंगे ना, वही तो मैं कह रहा हूँ, जिससे बिलों का झोल है। अगले बिल में लिखते हैं एजुकेशन मटेरियल, ये भी सप्लाई इस तरह करते हैं एजुकेशन मटेरियल। यस यस यस। अब सारी या तो आगे गवर्नमेंट देखे क्या क्या है। अब देखो सेम फ्लैश कार्ड, अगर आप फ्लैश कार्ड बना के भेजोगे तो 18%, पहले से 18 था वो, 18 है, तो अभी आप उसको तो एजुकेशन बुक, तो क्या करोगे? तो एल्बम को, शादी के एल्बम को एजुकेशन बुक लिख सकते हो। सर उसको एजुकेशन मटेरियल में ट्रीट करते हैं, जैसे उन्होंने क्लियर किया था चिल्ड्रन पिक्चर बुक्स, जैसे अल्फाबेट्स होते हो गए, बॉडी पार्ट्स हो गए, उनके चार्ट्स हो गए, वो सब उसी में कवर होता है, ये सब चिल्ड्रन बुक्स में कवर होता है उसको। तो ये जब एजुकेशनल चिल्ड्रन बुक्स में उसको कवर करते हैं। व्यास जी मैं क्लियर करता हूँ बात को। बेसिकली वो कैसे बेच रहा है आपको मतलब नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग में 18% टैक्स है। 18% नहीं, लेटेस्ट जो ये लिस्ट, ये जो डिस्प्ले किया था, जो ये चैप्टर के 49 का, उसमें एजुकेशनल का ये जो आइटम आ रहा है उसके आगे ये 12% ही लिखा हुआ है। श्योर 12 तब है अगर आपको पेपर कस्टमर देता है। मैं एक बात क्लियर करना चाहूंगा, ये बिल्कुल सिंपल सी बात है। जनरली क्या हो रहा है, 99% प्रिंटर इस तरह ही काम कर रहे हैं, पेपर अपने पास से लगा रहे हैं, कंटेंट चाहे वो बिल बुक है चाहे वो बुक का कुछ भी है, तो हमारा जो टैक्स 18 ही बनता है। इसमें कुछ केसेस हैं जब पेपर कस्टमर दे रहा है, कागज का कस्टमर दे देता है, इन दैट केस इट फॉल्स इन 5, 12 और 18, वो 3 टैक्सेस हैं। वो समझने की बात है किस स्टेज पर कौन से हैं। अच्छा सर, एक क्वेश्चन अगर पेपर में वो दे, नहीं तो 18 ही। ओके सर, एक क्वेश्चन और था ईवे बिल का। एक वो था, मुझे शायद किसी ने बताया कल कि यदि हम के 9989 पे यदि ईवे बिल के बनाते हैं तो के बनता नहीं है, उसके लिए नंबर चाहिए, जीएसटी नंबर चाहिए। अभ्यास जी आप शायद HSN चाहिए। HSN चाहिए। एक मिनट, आपने शायद लेट ज्वाइन किया। इसके आगे 2 फिगर आ रहा है, वो आपको दे देंगे, हम आज सर्कुलेट करेंगे, तब आपका ईवे बिल एक्सेप्ट हो जाएगा। 4 की भी आगे 2 फिगर और हैं, वो अलग अलग है किस काम के लिए, वो आज सर से लेके वी विल सर्कुलेट। ओके, थैंक यू सर। Sir, one more question can I ask? Yes, why not? संजीव जी कहाँ से हैं? सर इंदौर से हूँ। सर मैं इंदौर से हूँ। इंदौर से स्पॉट ग्राफिक, या स्पॉट ग्राफिक्स। थैंक यू डियर, थैंक यू। हमको 25 साल हो गए इस साल। ओके, वेरी गुड। Congratulations sir। Sir, can I ask one question sir? हाँ श्योर, पूछिए। सर मैं पैकेजिंग के लिए थोड़ा पूछ रहा था, इसमें मैटर पे भी बात हो सकती है पैकेजिंग के लिए? Why not यार, इसीलिए तो बैठे हैं। हाँ सर, पैकेजिंग में अभी 12% में हमारी परचेसिंग हो रही है। और आप अपना कैमरा तो चालू करो अमर जी सर। वाला। जी सर। जी। आप सर अभी कहाँ से बोल रहे हैं? सर मैं इंदौर से हूँ।
इंदौर, वेरी गुड जी। सर। हाँ जी सर, पूछिए। तो पैकेजिंग में अभी 12% में हम बोर्ड परचेस कर रहे हैं और 18% में ही जा रहा है हमारा HSN कोड 48194821 में जा रहा है। सर पैकेजिंग में सब कुछ 18% है अभी, पहले वो कॉर्पोरेटेड बॉक्स भरा था, अब पैकेजिंग में सारा 18% एवरीथिंग। तो उसमें कोई चेंज नहीं आया सर? नहीं, चेंज आ गया ना, पहले कॉर्पोरेटेड 12 था, अब 18 अच्छा, अब 18 हो पहले गया। 18 था। और विदाउट कोरोगेटेड जो बॉक्स वगैरह है वो सब अभी 18 में ही, पहले भी हाँ। 18 में थे। हाँ वो सर हमारे जो कस्टमर है वो कंफ्यूज करते थे कि लोग 12 में दे रहे हैं, आप 18 दे रहे हो। आप बिल्कुल सही कर रहे हो, लोग 12 में दे रहे थे, वो उसका नाम कॉर्पोरेटेड लिख देते थे, वो कंप्लेंट जी, वहां तक गई। वो ये कारण बेसिकली डिब्बों के कारण ही हुआ सारा चक्कर। जी जी सर एक और कस्टमर एक चीज और थी सर के हम जैसे एक्सपोर्ट में लीफलेट देते हैं इंसर्ट, जी जी जी, तो इंसर्ट भी 18 में जाए। हाँ वो 18 है, अब 18, अब पहले 12 था सर जी। अभी उसके अंदर आपका जो रेट है वो अगर आपको पेपर आप खुद लगा रहे हैं तो 18 ही है, अगर पेपर वहां से आ रहा है फिर वो 5 है। ये पेपर हम ही लगा रहे हैं, पेपर आप लगा रहे हो 18 है। ठीक। ये 12 से 18 हो गया, पहले 18 ये हो गया, पहले 12 था, अब 18। अच्छा, मतलब टोटली 18 ही हो गया पूरा उसमें। हाँ, टोटल प्रिंटिंग में 18 ही है। अच्छा अच्छा, जहाँ पेपर अपना लग गया 18 हो गया। जी जी, ओके, थैंक यू। जोशी जी बोलिए। ये एक्सपोर्ट के लिए 0% लगेगा ना, ये GST नहीं लगेगा? एक्सपोर्ट में सर ऐसे है, दो प्रोसीजर्स हैं बेसिकली। या तो आप IGST लगा के एक्सपोर्ट कर सकते हैं और उस पर रिफंड क्लेम कर सकते हैं गवर्नमेंट से। तो दूसरा प्रोसीजर है कि आप एक लेटर ऑफ अंडरटेकिंग फाइल करना पड़ता है ऑनलाइन, वो फाइल करके विदाउट पेमेंट ऑफ IGST आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। राइट सर, क्या है? यू आर डायरेक्टली एक्सपोर्टिंग। यस सर। सो अभी हितेश वांट्स टू से समथिंग। हाँ सर, मैं ये कह रहा था, ये आप अपने नंबर दे सकते हैं चैट बॉक्स में कि कभी आगे और दिक्कत आती है तो आपसे बात हो जाए सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, व्हाई नॉट, सर आप अपना नंबर शेयर कर दीजिएगा प्लीज सर। अश्विनी जी शेयर कर देंगे। आप हाँ कोई नहीं, मैं कर दूंगा शेयर, या आप हमें लिख दीजिए, आपको क्वेरी का जवाब दे चैट बॉक्स देंगे। में नंबर डाल दो, चैट बॉक्स पे नंबर डालो, चैट बॉक्स में आप ओके। सो नाउ वी आर कमिंग टू ए वेरी क्रूशियल पॉइंट, आई विल टेल यू। अभी जैसे हम बात कर रहे थे, एक्चुअली कुछ बातें तो खुली नहीं आपके सामने। अभी हो गया रहा कि जैसे मैं बुक छाप रहा हूँ, मैंने कहा मेरे को कागज कस्टमर ने दिया है और मैंने उस पर 5% लगा दिया। हाउ टू सर्टिफाई द अथॉरिटी, इसका कोई प्रोसीजर है? व्हाट इज द प्रोसीजर? इसका सर जब आपको वो पेपर दे रहा है ना, जॉब वर्क करवाता है जब आपसे, तो पब्लिशर जो है ही इज रिक्वायर्ड टू इशू ए डिलीवरी चलान। तो उसने आपको एक डिलीवरी चलान देना है, रूल 55 के अंडर इशू होता है। तो डिलीवरी चलान से आपको गुड्स आएंगे, आप उसको अकाउंट फॉर करेंगे, अपने आप को रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे जॉब वर्क का। तो उसको जब आप मटेरियल वापस भेजेंगे, उसी की एक कॉपी के ऊपर वापस भेज सकते हैं आप। तो उसके लिए आपको जब वो मटेरियल भेजेगा डिलीवरी चलान के साथ, उसके साथ ई-वे बिल बनाएगा वो, अगर उसकी वैल्यू 50,000 से ऊपर है तो पेपर की। तो जब आप गुड्स वापस भेजोगे बना के, सपोज आप बुक्स बना के भेज रहे हैं, तो अगर तो बुक्स जो है वो निल रेट पे हैं तो आपको ई-वे बिल बनाने की जरूरत नहीं है। तो अगर आपको बुक्स के ऊपर टैक्स लगता है या जो भी आप मटेरियल बना रहे हैं उसके ऊपर टैक्स लगता है, तो देन अगर उसकी वैल्यू 50,000 से ऊपर है, तो अगर आप जब जॉब वर्क करने के बाद भेज रहे हैं, उसको आपको डिलीवरी चलान पे ही वापस भेजना है और उसके साथ ई-वे बिल भी बनेगा, टैक्सेबल गुड्स हैं अगर तो दीज आर द प्रिकॉशन। आप सभी नोट कर लिया सबने? ये बहुत जरूरी बात है जो मैं पूछ रहा हूँ, क्योंकि तो इसमें अगर तो आपका जो रजिस्टर्ड है, जो प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर जो है, तो उसने एक जॉब वर्क के लिए डिपार्टमेंट के साथ एक ITC 04 करके रिटर्न है, वो भरनी होती है, जॉब वर्क रिटर्न। तो वो अभी रिसेंटली जो मीटिंग हुई है उसमें चेंजेस किए हैं उन्होंने। जिन प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर्स की टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है, उन्होंने 6 महीने में एक बार रिटर्न भरनी है, और जिन प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर की 5 करोड़ से नीचे है, उन्होंने साल में एक बार रिटर्न भरनी है जॉब वर्क की। ये सबने नोट कर लिया। फार्म 4 के बारे में एक्चुअली आई वांटेड टू टेल अबाउट फार्म 4, मैं इसलिए सबसे करवा रहा था। ITC 04 वो जॉब वर्कर ने नहीं भरना है, वो जो प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर या पब्लिशर है जो करवा रहा है काम आपसे, उसने भरना है। हाँ जी, उसकी कॉपी तो आएगी ना हमारे पास सर कि उसने भरा है कि नहीं भरा? नहीं, वो उसकी लाइबिलिटी है, आपके पास कॉपी हो ना हो कोई मायने नहीं रखता। आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए कि आपने जो भी मटेरियल उसका आया है उसको कंज्यूम करके जो मटेरियल बनाया उसके साथ रेलेवेंट आप चलान के ऊपर डिटेल लिखोगे कि हमने ये जॉब चार्जेस दिए हैं उसको और ये मटेरियल वापस गया है। उसका अगर कोई आप रजिस्टर की फॉर्म में या एक्सेल शीट की फॉर्म में मेंटेन कर लें कोई रिकॉर्ड, तो वो बेटर रहेगा कल को अगर डिपार्टमेंट पूछता है तो।
So अगर रवि जी अगर हम चालान ना बनाए, उसका सीधा बिल बना दे, ईवे कर दें उसको, तो चलेगा? नहीं, ईवे बिल जो डिलीवरी चालान है वो जरूरी है बनाना, क्योंकि आपके बिल जो है उसके ऊपर HSN कोड नहीं होगा, उसके ऊपर SAC कोड होगा। SAC कोड से बिल नहीं बनता। तो नहीं, अगर अब तो ऐड कर देते हैं, 4901 ऐड कर देते हैं ना उसमें। नहीं, वो आपके बिल से फिर मैच नहीं करता ना, क्योंकि आप बिल में HSN कोड है नहीं लिखा हुआ। नहीं, जो हम ईवे करते हैं उसमें हम SAC कोड और HSN कोड दोनों दे रहे हैं, और वैल्यू जो हमारे इनवॉइस की वैल्यू है वो उसमें ईवे में भी आ जाती है और बिल में भी आ जाती है। बिल का नंबर भी ईवे हो जाता है। नहीं, वो ठीक है आपकी बात, लेकिन जब आपको मटेरियल डिलीवरी चालान से आ रहा है ना, तो आपको वापस भी डिलीवरी चालान से भेजना चाहिए, क्योंकि अदरवाइज उसके एंड पे अकाउंट फॉर नहीं होता ITC 04 में। ITC 04 भरने में दिक्कत आएगी उसको, प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर को। अच्छा, अगर आप डिलीवरी चालान से तो वापस डिलीवरी चालान कई बार तो सीधा मिल से पेपर आ जाता है, तो बिल उसको होता है, शिप टू हमें होता है, डिलीवरी एट हमारा है। उस केस में भी प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर को डिलीवरी चालान बनाना जरूरी है आपको भेजने के लिए। अच्छा, वो नहीं, हमारे यहाँ वो बना ही नहीं रहे, वो बनाना चाहिए उनको। ओके, दैट्स व्हाट अभी ये क्लैरिफिकेशन बहुत जरूरी थी। और कोई जो जॉब वर्क करने वाले स्पेशली गोयल साहब है कि नहीं, आई डोंट नो, नाउ यू कैन आस्क दोस क्वेश्चन। ये जो क्रिटिकल क्वेश्चन है भाटिया जी, यस भाटिया जी। जैसे सर अश्विनी ने अभी बोला, जो मिल से पेपर आ रहा है उसमें शिफ्ट में हमारा नाम, GST नंबर सब आ रहा है, उसके बावजूद भी चालान बनेगा? चालान कहते जरूरी है, चालान बनेगा, लेकिन उसके साथ ईवे बिल की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि मूवमेंट ऑफ गुड्स नहीं हो रही डिलीवरी चालान के साथ। ओके, डिलीवरी चालान बनेगा। जोशी जी जी, अभी देखिए, जैसे हमें तो क्या पेपर डीलर से पेपर आता है, समझो XYZ पब्लिशर है, उसके नाम से चलना आता है डिलीवरी एट द प्रिंटर, सीरीज ए प्रिंटर्स और यूनाइटेड प्रिंटर्स। उसका तो वो पेपर वाले के पास सीधा हमें वो फोन करके उसको बोलते हैं इसके पास भेज दो, वो चलन नहीं उसका बनता है, वो कंपनी पेपर डीलर का मेरे पास चलन आता है। मेरा पब्लिशर रजिस्टर GST रजिस्टर्ड नहीं है, तो वो भी उसको भी ये आपका चलन डिलीवरी चलन बाय रूल 55 बनाना पड़ेगा या क्या करना पड़ेगा? उसको अकाउंटिंग के लिए उसको ITC 04 भरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो रजिस्टर्ड नहीं है। तो लेकिन उसको अकाउंटिंग के लिए कुछ ना कुछ आपको भेजना चाहिए कि आप के पास मटेरियल आ गया, तो आप डिलीवरी चालान बना के उसको मटेरियल भेजो। अपना डिलीवरी चालान साथ में अपना इनवॉइस लगाइए कि ये इनवॉइस आपका हो गया फॉर जॉब चार्जेस, और गुड्स डिलीवर करने के लिए आप उनको एक डिलीवरी चालान बना के भेजिए। ऐसा होता है जी कि समझो 1000 क्वांटिटी है, तो मैं 300 बेचता हूँ, 500 बेचता हूँ, 200 बेचता हूँ, और 1000 बनने के बाद मेरा बिल बनता है। ऐसा चलता है GST में, या आई हैव टू प्रिपेयर फॉर 300 क्वांटिटी बिल विद चलन, एवरी डिलीवरी आई हैव टू प्रिपेयर ए बिल। मैं भी 3 चलन बनाता हूँ 1000 क्वांटिटी के, 300, 500, 200। सर ही इज टेलिंग अबाउट पीसमेल सप्लाईज, सप्लाई धीरे धीरे के कि हर सप्लाई के साथ बिल जाना जरूरी है, फाइनल के साथ बिल जाएगा, ये पूछ रहे हैं। रवि जी का ये सब बंद हो गया। ओके ओके, वो तो ऐसा अंडरस्टूड है, आप पीसमेल में बुला सकते हो, फाइनल बुला सकते हो। अगर पीसमेल जाओगे तो चलान जाएगा, चलान भी 1 नंबर का होता है, वो चलान नहीं कहेगा पर्ची काट दी, वो चलान नहीं, प्रॉपर चलान जाएगा। तो वो तो दोनों तरफ है, उसमें कुछ नहीं है। अभी देखिए, अभी समझो मेरा बिल हो जाए, तीन डिलीवरी का बिल होता है, 50,000 रुपए होता है, 50,000 का 60,000 रुपए होता है जी। तो मुझे 60,000 का बिल बनाएगा तो क्या 1 लाख का बनाएगा, तो मुझे ईमेल बनाना पड़ता है, लेकिन डिलीवरी मेरा 3 टाइम हो गया है, ईमेल कहाँ कब बनाने का? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो तो आप सही कर रहे हो सर। एक चीज और कर सकते हैं आप, जब आप चलान बनाते हो तो आप चलान भी ईवे कर सकते हो। चलान भी अगर आपने ईवे चलान किया है तो आपको फाइनल ईवे बिल करने की जरूरत नहीं है, आप फाइनल इसको एक बिल इशू कर सकते हो। हाँ कमल जी, यही कहने लगा था, कई लोग ऐसा कर रहे हैं कि जब माल भेज रहे हैं तो उस पर कई बार ईवे काटते हैं, कभी नहीं काटते, मगर जब वो बिल जनरेट करते हैं उस दिन ईवे काट देते हैं, उस दिन तो माल ही नहीं गया। ये लोग समझ वो गलत है सर, वो गलत है। हाँ, समझ नहीं पा रहे कि ईवे मतलब रास्ते के लिए है कि आज जो माल जा रहा है, क्या जा रहा है, कैसे जा रहा है, वो बिल वाले दिन ईवे काट रहे हैं। इस चीज का एक्चुअली अश्विनी ने क्लैरिफाई कर दिया ऑलरेडी कि इसमें ऐसा है कि यू कैन जो आपका वो ईवे बिल है वो वो चलान के साथ तो कटेगा, बिल के साथ नहीं कटेगा फिर। सो एनीबॉडी एल्स वांट्स टू आस्क एनीथिंग? कुछ और पूछना चाहेंगे? सर मैं एक क्लैरिफिकेशन चाहता हूँ रवि जी, अगर ये जोशी जी पूछने से रह गए, जोशी जी का ही क्वेश्चन है ये बेसिकली।
क्योंकि मेरे को पता है ये क्या क्या करते हैं एक्चुअली। ये क्या करते हैं इनके पास ना ये राइटर से बुक ले लेते हैं, रॉयल्टी पे ले लेते हैं, उसके ऊपर वो खुद प्रिंट करते हैं, खुद पेपर लगाते हैं और खुद ही सेल भी खुद करते हैं। उसके इसमें क्या रहेगा ये, क्योंकि उसमें जो राइटर है, जो कंटेंट राइटर है, उसमें तो खाली आपका हो गया ना। ये तो सिंपल बात है, जब मैंने कंटेंट खरीद लिया, कंटेंट मेरा हो गया, देन आई एम द पब्लिशर। फाइनल पर तो 0% टैक्स है ही नहीं फाइनल पर। हाँ, तो ये एक एलआईडी इनको चाहिए थी। बिल्कुल। इसमें एक्चुअली एक इशू है जो आप अभी बात कर रहे थे ना, कि जो आप उससे कंटेंट लेते हो उसके ऊपर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में आपकी लायबिलिटी बनती है। वो तो रॉयल्टी पे बनती है ना जी, रॉयल्टी पे, बिल्कुल। So anybody else wants to ask anything? कुछ और बात पूछना नहीं, कुछ और जानकारी? कमल जी, दीपक जी, दीपक जी बोलिए। अब एक बात जो हमारी कुछ देर पहले हुई थी कि हम लोग जो बुक वर्क कर रहे हैं, जहां पेपर पार्टी दे रही है 5% पे हम 9988 पे काम कर रहे हैं, बट हमारी सारी परचेज 12, 18, 28 है। हाँ, जो हम धागा ले रहे हैं 12 आ रही है, ग्लू शाई सब 18 आ रही है, केमिकल्स और अल्कोहल वगैरह कुछ 28 भी आ रहे हैं। नहीं वो तो हमारा अभी भाटिया साहब हम डिस्कस करेंगे, 2 पॉइंट है ऐसे, लेकिन अभी रवि जी मुझे लगा कि आप बाइट अप करने वाले हैं, इससे मैंने कहा अभी तभी मैं कह रहा हूँ पहले एक्सपर्ट को थैंक करें, फिर हमने क्या करना है वो अलग बात है। मेरे पास कुछ लोगों के आए हैं कि वी शुड अपील फॉर इट, हम टैक्स कम करें। अभी जैसे जोशी जी भी कह रहे थे, ये आपकी बात भी उसी का पार्ट है। बट बिफोर दैट आई थिंक इफ एनीबडी वांट्स टू आस्क एनीथिंग फ्रॉम रवि जी, or we should thank him. And okay, Ravi ji, thank you very much. Thank you, Manoj sir. Thank you for sparing your time and giving so much inputs to Thank you, Ravi ji. members. Thank you very much. Thank you very much, sir. Thank you. Yeah, you can stay, sir. You can even guide. You can stay. Just we are discussing the other thing. Now, point was this. There was one point. एक पॉइंट था हमारे पास कि मेरे पास काफी लोगों की अपील है कि यार ये 18 से 12 कराओ, 18 बहुत ज्यादा है, और हमने गवर्नमेंट को लिखा भी है। तो अभी जैसे एक डिमांड है हमारी कि हम सारा कुछ गवर्नमेंट से कहते हैं कि इंस्टेड ऑफ मेकिंग इट 18 व्हाई नॉट टू मेक इट 12। हमने वो दिया था, उसके अंदर जो आप बात कर रहे हो ना दीपक जी, वही बात हमने रखी थी। इट इज नॉट ओनली योर केस, इट इज द केस इन द पैकेजिंग। पैकेजिंग में कागज बहुत ज्यादा कंज्यूम होता है। हमारे यहाँ क्या है कि कंटेंट पार्ट ज्यादा है, पेपर कम है, वहाँ पेपर ज्यादा कंटेंट कम है। तो वो जो पेपर परचेज कर रहे हैं, सारा पेपर 12 पर परचेज कर रहे हैं और सेल हो रहा है 18 पर। और आजकल की जो कंडीशन है, पेमेंट मिल रही है 90 डे या उसके ज्यादा देर बाद भी। इन दैट के जो 6% है वो तो हर महीने जमा कराना है ना, या 3 महीने बाद जो भी हमारी टर्म है। तो वो जो 6% एक्स्ट्रा कैश फ्लो हमारे से कम हो रहा है, उसको कैसे कंट्रोल करें? क्योंकि देखो ना, आपको पता ही है कि आजकल का प्रॉफिट तो है नहीं, स्पेशली इन पैकेजिंग देयर इज अ लॉट ऑफ कंपटीशन। प्रिंटिंग का वैसे ही काम नहीं है, प्रिंटिंग में काम बंद होता जा रहा है, पैकेजिंग में देयर इज अ लॉट ऑफ कंपटीशन। अभी उस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए? आप लोगों की क्या राय है? एक तो ये पॉइंट, उसमें आपका पॉइंट भी आ गया कि अगर आप 5 चार्ज कर रहे हो और 12 पर माल खरीद रहे हो तो 7% की जो डिफरेंस है, क्योंकि वो 7% आपको तब मिलेगा जब कस्टमर पेमेंट कर देगा। हालात इस टाइम ये है कि कस्टमर पेमेंट नहीं कर रहा है। एटलीस्ट इन माई एरिया आई कैन से कि 90 दिन तो आम बात है, 90 से ऊपर ही निकल रहा है। तो वो एक प्रॉब्लम है, बेसिक प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। तो उसके बारे में अगर कोई अपनी राय देना चाहे इस बारे में। सर, इसमें एक बहुत बड़ा अनफॉर्चुनेट पार्ट है, जो हमारे पैकेजिंग वाले कस्टमर है, प्रिंटर है, उन्होंने गवर्नमेंट को रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं कि जो जीएसटी 12% है पेपर के ऊपर, उसको 18% ही कर दिया जाए ताकि हमारा इनपुट बराबर हो जाए, तो हमें डिपॉजिट ना करना पड़े कुछ। आप लोगों का क्या विचार है? वेदर वी शुड प्रोटेस्ट, और अगर प्रोटेस्ट करें किस शेप में करें, कैसे करें? वो एक टॉपिक था जो हमारे पास काफी फोन आ रहे थे लोगों के, यार ये 18 ज्यादा हो गया, 12 करा दो। हालांकि 12 भी कस्टमर से देना, 18 भी कस्टमर से देना, अपने पास तो हमने देना नहीं। हमने गवर्नमेंट को 3 बातें लिखी थी। पहली तो जो मैंने 2 बातें आपको बताई वो थी। थर्ड हमने लिखा था कि इससे क्या होगा, एंड प्रोडक्ट कॉस्टली हो जाएगा। जब हमारा हम लोग प्रिंटिंग हो चाहे पैकेजिंग हो, इंटरमीडिएटरी प्रोडक्ट बनाते हैं। फाइनल प्रोडक्ट तो जो उसके अंदर पैक करेगा या बेचेगा, जैसे अगर हमारे रेट बढ़े, जीएसटी अगर बढ़ी तो किताबें महंगी हो जाएंगी, डब्बे अगर महंगे हो तो उनकी प्रोडक्ट महंगी हो जाएगी, वो कम्पिटिटिव नहीं रहेगा, इसलिए भी एक लॉस होगा। ये हमने कुछ लिखा था। लेकिन अगर आप लोग सजेस्ट करो तो which side we should go? Anybody from you? सर, मैं
तो ये बोलूंगा कि फ्लैट 12% हो जाना चाहिए, 5 वाला भी 12 ले लो, कोई कमल जी कंफ्यूजन मैं नहीं। बोलूं? जितना इनपुट बच रहा है बार बार बच रहा है, और आप रिफंड लेने जाओगे मिल नहीं रहा है, रिफंड मांगते ही केस लगा देते हैं, ले आओ बुक्स ले आओ, क्या क्या तुम्हारा रिफंड बंद कैसे गया। तो इसलिए अगर हम 12 में रहेंगे तो वो बनेगा ही नहीं, जो उनका बनेगा वो हम पे करने के लिए तैयार है, क्योंकि कस्टमर ने देना है। तो जो थोड़ा बहुत उनका बनेगा वो हम पे कर देंगे, फिर कोई दिक्कत नहीं। एग्जैक्टली सर, 12 होना चाहिए। ये बांसु साहब कुछ कर रहे, बांसु साहब सर 12 ही होना चाहिए, क्योंकि आज क्या हो रहा है कि हमसे मैं डुप्लेक्स भी बेच रहा हूँ और प्रिंटिंग का काम भी कर रहा हूँ, तो प्रिंटिंग का बिल 18 में कोई लेने को तैयार नहीं है, डुप्लेक्स का मुझसे डबल बिल लेने को तैयार है, क्योंकि वो 12% में है। सही बात। इसलिए हमें जो है पेपर और जो भी हमारा प्रिंटिंग का रेट है वो सेम होना चाहिए, चाहे तो दोनों 18 हो जाए या दोनों 12 हो जाए। इन दोनों में डिफरेंस हमारे को बहुत परेशान कर रहा है। हमने मत जाओ सर, हमने जो गवर्नमेंट को लिखा हमने 12 ही लिखा था। हाँ बस ठीक है, हमें इसी लाइन पे चलना चाहिए, हमें 12 पे ही चलना चाहिए सर। क्योंकि हम तो कहेंगे आने वाले टाइम में गवर्नमेंट को 4% करना चाहिए, जिससे मैक्सिमम लोग बिल कटवाएं। हम आज बिल पे काम करना चाहते हैं, सामने वाला चाहे तो ना जी। दिक्कत तो है कि सामने वाला नहीं चाहता, 18 इसलिए नहीं चाह रहा, 28 कर रहे तो और जाएगा। हाँ सर जी, ये 12% होना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि देखो ना, हम पेपर छापते हैं तो 12% होता है, वही प्रिंटिंग में डुप्लेक्स पर अगर छापते तो 18 बन जाता है। मशीन तो वही है, इंक भी वही रहता है, तो मीडिया बदलने से रेट बदल जाते हैं, वहां पे ज्यादा दिक्कतें आ जाती है। विनय भाई आप पेपर भी 18 हो गया, आप पेपर छापोगे तो भी 18 है। आपने सुनी मीटिंग में बात, तो सारा 18। हाँ ओके ओके, तो खत्म हो गया क्या है? हाँ नहीं, लेकिन सामने वाला देता है पेपर, तो पार्टी देती है, सामने वाला पेपर देता है तो फिर 12, 18 और 5 3 रेट है। हाँ वही तो 3 रेट है। अगर सामने वाला पेपर देता है, अभी सामने वाला अगर पेपर देता है, डुप्लेक्स देता है, और वो बाद में बक्से उसके बॉक्स बनाता है, तो उसको कितना लगना चाहिए? 12 है, 18 होगा, उस पर 18 होगा, उसको 18 लगा। हम 12 लगाएंगे, लेकिन वो 18 लगाएगा। मुझे 12 लगा ना, मुझे 12 लगा। अभी रवि जी ने भी क्लैरिफाई की था एंड प्रोडक्ट क्या बन रहा है। अगर वो डब्बा 18% वाला बन रहा है तो 18% लगेगा, कम से 18 लगा रहे हैं हम लोग। एग्जैक्टली, मतलब चाहे पेपर वो दे रहा है, प्रिंटिंग का रेट हम 18 लगा रहे हैं। वो 18 वो 12 लगेगा अभी सर। वही अश्विनी 12 नहीं लगेगा। अश्विनी जी, अगर आइटम में 18 आ जाता है, उसके अंदर एक क्लैरिफिकेशन है कि जब एंड प्रोडक्ट 18 का है, रवि जी क्या नहीं होता, रवि जी है यही, रवि जी एंड प्रोडक्ट डब्बा बन रहा है, डब्बा है 18% में, मैं डब्बा सिर्फ प्रिंट कर रहा हूँ पेपर, डब्बा बनाने के लिए, तो मेरे को क्या रेट लगाना चाहिए? वो 48 चैप्टर की जो आइटम है उसके ऊपर अगर वो रजिस्टर्ड को दे रहे हैं तो 12%। हाँ जी हाँ जी, अगर 48 चैप्टर का अगर मटेरियल आपको प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर दे रहा है कोई भी आर्टिकल बनाने के लिए, तो उस केस में आपके 12% लगेगा, अगर वो रजिस्टर्ड है तो। अगर अनरजिस्टर्ड है तो वो 18 लगेगा। आगे उसका डब्बा 18 थैंक यू, लगेगा। चलो 12 लगेगा। जैसे विनय जी, we got the clarification now. Yes, thank you sir. We will charge 12%. Okay. In case the person is a registered dealer, अगर उसके पास GST नंबर है, उसके बाद है बराबर, नहीं तो बिल्कुल। जोशी थैंक यू जोशी जी। सर जी देखिए, समझो मैंने पहले 4 दिन पेपर सप्लाई किया पार्टी को विदाउट प्रिंटिंग, पार्टी मुझे वापस पेपर देती है और मुझको प्रिंटिंग करके मैं उसको भेजता हूँ, तो उस पे मैं कितना चार्ज लगाऊं? कैसे आप समझे नहीं? आपने पेपर दिया, मैंने 1 तारीख को पार्टी को सप्लाई किया पेपर, प्रिंट करने ब्लैंक, नो विदाउट पेपर। My company authorized to sell the paper by articles of association. मैंने एक पार्टी को 1 तारीख को पेपर भेज दिया, 4 तारीख को मेरे पास वापस पेपर आता है छापने के लिए, रजिस्टर्ड डीलर से बक्सा बनाता हूँ मैं, तो उसको मैं कितना लगाने का? 12% लगाने का? पेपर तो ही बराबर, पेपर सप्लाइड बाय पार्टी। पेपर अगर कन्वर्ट नहीं हुआ, प्लेन पेपर है तो 12% ही है। When you will convert it, तो आप उसको, क्योंकि कागज उसने दिया है और वो रजिस्टर्ड डीलर है, तो 12 लगाओगे, अगर आप रजिस्टर्ड तो 18 लगाओगे। मैं पेपर ऐसा ही है कि मैंने पेपर लिया, मैंने डायरेक्ट उसको कन्वर्ट किया, उसको सप्लाई किया, तो मैं 18% लगाऊंगा। पहले पेपर दिया कोरा, उससे मैंने वापस लिया तो मैं 12% लगाऊंगा। नहीं, आपने थोड़ा लगाना, फिर तो वो लगाया।
नहीं कमल जी, आप समझे नहीं। मान लो मैंने मैंने पेपर खरीदा, पहले मैंने पार्टी को पेपर, खाली पेपर भेज दिया, फिर वो पार्टी ने हमें छापने के लिए भेज दिया, उसके उसी पार्टी ने। अगर हमने पेपर उसको दिया, पेपर सेल करेंगे 12 सेल करेंगे, हम 12% ले लिया, 12 सेल हो गई, तो मैं तो बाद में उसी पार्टी ने हमें प्रिंट करने के लिए भेज दिया। तो क्या हो गया, उसने हमें प्रिंट करने, जब प्रिंट करके देंगे तो 18 लेंगे, 18 क्यों, फिर तो 12 लगेगा ना, अगर वो रजिस्टर्ड है तो। हाँ, अगर रजिस्टर्ड है तो 12 लगेगा। वही कह रहा हूँ, बिल्कुल सही है। हाँ जी, इसमें मैं ये कहना चाह रहा था कि आप ये काम कर सकते हैं कि जो मैन्युफैक्चरर ऑफ पेपर है या आपका जो सप्लायर ऑफ पेपर है, उससे आप बिलिंग सीधी अपने पब्लिशर के नाम पे करवा सकते हैं, और पब्लिशर जो है वो आपको डिलीवरी चालान काट के जॉब वर्क के लिए पेपर भेज सकता है, शिप टू आप अपने पास कर सकते हैं। तो दिस विल बी ए रेगुलर ट्रांजैक्शन विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ लॉ। तो उसमें कोई ऐसा गड़बड़ नहीं है, तो आप ऐसे कर सकते हैं उसको सर्कमवेंट करने के लिए। तो 9988 में आप फॉल करते हैं कि उसके अकॉर्डिंगली 5, 12 या 18 जो भी रेट होगा वो लगा सकते हैं। हाँ, अभी ऐसा तो प्रैक्टिस ना हो जाए कि कारपोरेट या एंड यूजर है, वो टैक्सेस बचाने के लिए वो बोलेगा पेपर मेरे नाम से परचेस करो, क्योंकि 12% में मुझे मिलेगा, और बाकी चीजों के लिए मुझे खाली 18 लगेंगे, और टैक्स बचाने के लिए, प्रोडक्ट की कॉस्ट बचाने के लिए वो प्रैक्टिस शुरू हो गई, तो उसे क्या करना? सर क्या बचा रहने जी, उसको 12 उसने कहा क्या दिया, 5 आपको दिया, 17 तो उसका लग गया, 18 की 17 लगा, 1% ही बचा। नहीं सर, प्रिंटिंग में 6% बच गया ना उसको। टोटल पे प्रिंटिंग के या फिनिशिंग के चार्जेस बच गए ना, फिनिशिंग 6% बच गया ना। 5%। तो आदत कैसे होने वाला है, बाद में आदत गिरेगी लोगों की, यार पेपर आप दे दो, आपको रेट कम लगेगा, इस तरह। विनय जी, ये हम ही समझाएंगे उसको, आपको इसका तो बहुत ज्यादा फायदा है। हाँ, बिल्कुल ठीक। अभी क्या हम कस्टमर के पीछे भाग रहे हैं, 90 दिन पेमेंट नहीं मिलती, 95% पहले आ गई आपको। ओके पेपर 85% है, 80% कागज लेके दे दिया आपके पास, तो पेमेंट पहले आ गई, बराबर। आपको तो फायदा, इसका क्या नुकसान है, इसका तो बहुत फायदा है। एक तरीके से अच्छा हो गया ये। अगर ऐसा होगा तो आपको फायदा है। पेमेंट आने नहीं, लेट हो रही है तो पेमेंट पहले। हाँ जी पांडे जी। मल जी, अभी क्या हो रहा है कि दोनों की टर्नओवर बढ़ाने के लिए, बैंक में प्रॉब्लम ना हो, तो पेपर वाले का बिल हमने ले लिया, हम उसकी टर्नओवर बढ़ गई, बाद में हमने उसको प्रिंटिंग का बिल कर दिया, उसकी टर्नओवर बढ़ गई। तो ये सब चीजें जो हो रही है ऑगमेंटेड रियलिटी में आएंगे और सभी पकड़े जाएंगे, तो बी केयरफुल। संदीप जी, मिस्टर संदीप सैनी। सर मेरा वही क्वेश्चन ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦਾ ਬਿੱਲ ਸਭ ਨੂੰ ਕਟਾਂਗੇ ਔਰ 85% ਸਾਡੀ ਪਰਚੇਜ਼ ਉਹਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹ ਰਿਜੈਕਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਸਾਰੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਹੈ और 85% ਤੁਸੀਂ प्रोडक्ट कॉस्ट दिखा रहे हो? सर एक्चुअली अगर आप सिर्फ सर्विस कर रहे हो तो आप पेपर परचेज ही कैसे कर सकते हो भाई, और परचेज द पेपर। सर पेपर तो परचेज करेंगे ना जब 18% 9989 कोड लगाएंगे। अगर आप पेपर परचेज करोगे फिर तो 9989 जाएगा ना, जिसमें मैं तो 9989 की बात ही कर रहा हूँ सर। उसमें तो 9989 में सर्विसेज का वो कल को ऐसा कि हाँ 100% तो आपने सर्विसेज दी जी, और 85% तो आपने गुड्स उसमें परचेज कर ली। हाँ बिल्कुल। तो उसका रिबेट हमें जीएसटी का मिलेगा, कल को वो रिफ्यूज तो नहीं हो जाएगा। सर बता रहे हैं। हाँ जी रवि जी। 9989 में सर आईटीसी की कोई कंडीशन नहीं है, कोई बार नहीं है, आप फुल आईटीसी ले सकते हैं। हाँ 18 फुल आईटीसी ले, बस यही पूछना चाह रहा था। हाँ ठीक है जोशी जी। रवि जी, चोपड़ा साहब, मुझे अभी एक बताइए, ये 6 डिजिट जो कोड है अपने जीएसटी के 9989 और 9988, जी, ये मुझे अगर कौन से 6 डिजिट हमको लगाना है, 18% के लिए, 12% के लिए, 5% के लिए? जी आपको 6 मैंने बताया ना, सर से लेके सबको हम सर्कुलेट कर देंगे, आज ही कर लेंगे, अश्विनी ले लेगा, सबको सर्कुलेट कर देंगे जो 6 डिजिट है, आपको ईवे में भी काम आएंगे वो। यानी कि आप अगर हमको बताएंगे कि 5% के लिए आपको डिजिट वाला कौन सा, सी डी में एक बात सुन के लीजिए, सी डिजिट वाला कौन सा लगाएगा, मैं 5% के लिए, 12% के लिए सी डिजिट कौन सा लगेगा, और 18% के लिए कौन सा लगेगा? बिल्कुल आपको आ जाएगा। थैंक यू। एनीबॉडी एल्स? और कुछ हम लोग अपील करेंगे सर, जैसे आप लोग कह रहे हो अपील करेंगे 12 के लिए, बट अपील करने से होगा कुछ नहीं अगर सब लोग शोर नहीं मचाएं तो।
जब मैंने न्यूज़पेपर में दी थी, आई वांटेड कि हर जगह पर हर लैंग्वेज में न्यूज़पेपर में निकले। आपको अभी सेंड यू लिंक, जो प्राइम मिनिस्टर का एक ट्विटर लिंक है, उस पर सारे बोलो, भर दो उसको। बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही सर। लेकिन अगर 2.5 लोग करेंगे तभी होगा ना, बिल्कुल। एक बंदे के करने से नहीं होगा सर। आपके कमल जी ये इसको सर जी या दीपक जी कुछ कह रहे थे? कमल जी इसको ना प्लान वाइज करो, और जो न्यूज़पेपर में या ट्विटर पे ट्रेंड कराना है जिस दिन, उस दिन एक दिन सबके लिए पहले से प्री डिसाइडेड हो, सभी लोग एक साथ उस दिन ट्विटर पे करेंगे तो ये जरूर काम करेगा। वही मैं कह रहा हूँ दीपक जी, हम लोग 1-1 मिनट का एक वीडियो बना के किसी भी समय जब भी फ्री है उसको अपलोड कर सकते हैं। सर एक्चुअली एक हैशटैग बन जाएगा, उस हैशटैग पर आप करो, चाहे 2 दिन में करो, 3 दिन, वो सब उनको जाएगा। हमने पहले भी किया। बिल्कुल। तो वो अभी आपका काम तभी होगा जब 2.5 लाख लोग शोर में जाएंगे, तब तो पॉसिबल है। बट अगर हमारा हैशटैग ज्यादा ट्रेंड करेगा तो कोई ना कोई तो सुनेगा ना सर। जब करो सर, करो, बिल्कुल करेंगे। जाओगे तो कोई शायद सुन ले, नहीं तो ऐसे ही चलता रहेगा। I will make a hashtag. I will circulate that. I will request कि छोटा 1-1 मिनट का वीडियो बना के डालो। मर गए जी, इससे जो मर्जी करो, हमने वो बेस तो बनाए हुए हैं। एक तो आपका कैश फ्लो कम हो रहा है, नंबर 1। नंबर 2, प्रोडक्ट महंगी हो जाएगी। नंबर 3, सबसे बड़ी बात है कि प्रिंटिंग का काम पहले से कम हो रहा है डे बाई डे ड्यू टू डिजिटाइजेशन। इस तरह प्रिंटिंग महंगी हो गई, प्रिंटिंग और कम हो जाएगा, मर जाएंगे। देखो ना, बॉक्स और प्रिंटिंग में दोनों चीजें अलग अलग है। प्रिंटिंग में क्या हो रहा है, ड्यू टू डिजिटाइजेशन प्रिंटिंग डे बाय डे डिक्रीज हो रही है। अब जब महंगी होगी, बंदे और काम छुपाएंगे। जब आप 2 नंबर की बात, 1 नंबर में जब मेरे पता 18 पर टैक्स चले यार 100 ही किताबें कर लेते हैं, थोड़े में सार लेते, तो काम सफर किसने किया? प्रिंटर ने। तो कैश फ्लो का सिस्टम है डिजिटाइजेशन का। आप कोई 2-2 मिनट का 1-1 मिनट का वीडियो डालते रहो, उसमें जब फ्लडेड हो जाएगा दे विल हैव टू लिसन। और बाकी मैं एक बात बता दूं, प्राइम मिनिस्टर का पोर्टल है जहां आप कुछ भी बात प्राइम मिनिस्टर से पूछ सकते हो और वो रिप्लाई आता है, 100% आता है। वहां फ्लड ऑफ लेटर चले जाए इसी बात पर। कमल जी धन्यवाद, बहुत बहुत मीटिंग चल रही है, जूम मीटिंग। धन्यवाद आपका जी, मीटिंग बुलाने वास्ते। सर मैं दिल्ली तो सर 1-2 चीजें पूछनी थी अभी तक ना। हेलो, हाँ जी, बोलिए बोलिए बोलिए। सर अभी तक ना 18% पे बिल कट रहे थे दिल्ली में, आधे लोग 18% पे, आधे 12% पे जॉब वर्क के। जी जी जी। आज क्लियर हो गया कि वो 12% पे होने चाहिए। नहीं 12 नहीं सर, आप कंफ्यूज कर रहे हो। 12 अगर आप रजिस्टर्ड डीलर को माल बेच रहे हो तब, और अगर पेपर आपका वो सप्लाई कर रहा है। देखो देयर आर 2 थिंग। अगर आप पेपर अपने पास से लगा रहे हो तो सारा 18 है, चाहे कुछ भी हो। अगर पेपर कस्टमर सप्लाई कर रहा है तो देयर आर 3 रेट्स, नॉट 2। 5 भी है, 12 भी है और 18 भी है। 5 है बुक्स वगैरह के लिए, जो 4901 से लेके 4905 तक आइटम है। बाकी सब आइटमों के लिए 12 तब है अगर वो बंदा रजिस्टर्ड डीलर है जिसको आप सप्लाई कर रहे हो, अदरवाइज 18 है। ठीक है, मैं 2 घंटे से सुन रहा हूँ। आप बहुत मेहनत करते हो कमल जी, सच में बहुत मेहनत करते हो। वो तो क्लियर हो गया। सर एक और प्रॉब्लम थी, अगर किसी ने जीएसटी कैंसिल के लिए एप्लीकेशन डाली है 1 साल पहले, वो डिपार्टमेंट उसका कैंसिल करता है अब, और वो डेट दिखा देता है पुरानी। इसमें 2 प्रॉब्लम आई। मार्च में यानी कि लास्ट ईयर अगर जुलाई में कैंसिलेशन के लिए अप्लाई किया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। मार्च में उन्होंने डिमांड भेज दी 4-5 हजार रुपए की कि आपने रिटर्न फाइल भी नहीं की, वो करो। तो उससे लगा कि नहीं ये नंबर तो एक्टिवेट है, वो नंबर चल रहा था। फिर उसमें बिलिंग शुरू होगी। अब अगर वो सितंबर में बोलते हैं कि अब हमने आपका जीएसटी कैंसिल कर दिया है, और R1 भी फाइल हो रही थी, 3B भी फाइल हो रही थी, अब वो बोल रहे हैं जो आपका बैलेंस बचा वो नहीं मिलेगा। या तो जिस दिन कैंसिल करते हैं ना, वो बोल रहे हैं कि विद इफेक्ट फ्रॉम करंट डेट, वो डेट भी डाल रहे हैं पुरानी लास्ट ईयर की। रवि जी बताएंगे। सर रवि जी आप उन्होंने कुछ रवि जी दिया है। रवि जी प्लीज, अगर उन्होंने आपको कुछ लिख के दिया इसके बारे में कि आपका जो आईटीसी की बात कर रहे हैं ना आप? नहीं मैं जीएसटी आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट की है, जो उन्होंने ब्लॉक कर दिया होगा ना कि आपका कैंसिल हो गया, नंबर नहीं मिलेगा। तो अगर आपको उन्होंने कोई ऑर्डर दिया है पास करके, या कैंसिलेशन का फ्रॉम द प्रीवियस डेट कैंसिल किया है, तो आप उसके अगेंस्ट अपील में जा सकते हैं। अपने फैक्ट्स प्लीड कीजिए कमिश्नर अपील या एडिशनल कमिश्नर अपील के पास, तो वहां पर आपको इसकी रेमेडी मिलेगी। सर अगर वहां पे मेरा अमाउंट पड़ा हुआ है 50-60 हजार रुपए,
और अपील करता हूँ तो वकील या सीए मांग लेते हैं 25-30 हजार रुपए, और साथ में बोलते हैं कि 15-20 हजार रुपए ऊपर भी खिलाने पड़ेंगे। भूल जाओ फिर तो आप फिर तो डिपार्टमेंट जो आपका ऑफिसर है उसी से बात कर लीजिए तो बेटर है। नहीं, वहां गए थे जीएसटी में तो उन्होंने तो मना कर दिया, बोलते अगर हमने कैंसिल किया होता दूसरी बात थी, ये एप्लीकेशन आपने डाली थी तो वो जागे 1.5 साल में, वो जागे 1.5 साल में। नहीं, उसमें ये ऐसा था कि आपने अगर कैंसिलेशन की एप्लीकेशन डाली थी ना तो फिर आपको उसमें आपका नंबर सस्पेंड में चला जाता है, ठीक है। जितनी देर आपका कैंसिल नहीं होता तब तक वो सस्पेंडेड फॉर्म में रहता है और आपको रजिस्टर जीएसटी इनवॉइस काटने की जरूरत नहीं होती और ना ही आपको जीएसटीआर 1-3 भी भरने की जरूरत थी। तो वो आपने भर दी है, आपने आईटीसी भी ले लिया है, तो इसीलिए ये प्रॉब्लम आ रही है। अब उसकी रेमेडी अपील में ही होगी और कहीं होगी नहीं। सर यहाँ ना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मेरे साथ नहीं है, दुनिया के साथ होगी। ये 2 साल 3 साल 4 साल कभी भी कैंसिल कर देते हैं और डेट डाल देते हैं पुरानी कि जिस दिन एप्लीकेशन डाली है उस दिन से कैंसिल रहेगी। नहीं, आपको फिर वो जीएसटीआर 1-3 भी भरनी नहीं चाहिए थी ना उस पीरियड में। आईटीसी आपने लिया हुआ, इसका मतलब तभी आपका एक्यूमुलेट हुआ ना। इसका मतलब दोबारा से बिलिंग शुरू कर दी ना, काम शुरू कर दिया दोबारा उसी नंबर में। वो इस करके शुरू कर देता कि उन्होंने पेनल्टी मांग ली थी मार्च ਦੇ ਵਿੱਚ 4500 रुपए, वो भर ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਐਕਟੀਵੇਟ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। बेसिकली प्लीड करना चाहिए। नहीं, बेसिकली मेरे को पता है मेरी गलती है, मेरे को प्लीड करना चाहिए था। नहीं, बेसिकली मैं मानता हूँ मेरी गलती है, मेरे को वो एप्लीकेशन विथड्रॉ करनी चाहिए थी, मैंने एप्लीकेशन विथड्रॉ नहीं की। ठीक है, पता ही नहीं था। दोबारा काम शुरू करना तो उसको विथड्रॉ करना चाहिए था। हाँ जी, ये मेरे को पता है, वो बाद में पता चला जब कैंसिल हो गया तब सीए से बात की। पर अब ये फंसने वाला काम है, या तो विद इफेक्ट फ्रॉम डालें जिस डेट को कैंसिल किया, अगर वो पहले R1 भी ले लें 3B भी ले रहे हैं और उसके बाद एकदम कैंसिल करते हैं और डेट डाल देते हैं पुरानी, ये तो काइंड ऑफ बदमाशी हो गई ना। वो तो डेट वही डालते हैं जो आपने फ्रॉम द इफेक्ट, जिस डेट से आपने इफेक्ट दिया ना उसको आप लिखते हैं अपनी एप्लीकेशन में रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन विद इफेक्ट फ्रॉम, तो वही डेट से कैंसिल होती है नॉर्मल। नहीं तो फिर तो इनको सर फिर तो इनको R1 और 3B के सबमिट ही नहीं करनी देनी चाहिए, लिख दें टेम्परेरी सस्पेंशन। पोर्टल को लेनी नहीं चाहिए, लेकिन पोर्टल अभी भी आप ये समझ लीजिए कि डेवलप हो रहा है, इसी कारण ये डिफिकल्टी। ये बड़ी एक जेन्युइन सी प्रॉब्लम है, अगर पहले दिन से वो सस्पेंशन में डाल देते कि नहीं आपने रिटर्न फाइल किया, आपने कैंसिलेशन की एप्लीकेशन डाली है, या तो वो विथड्रॉ करो, अदरवाइज हम आपको एंटरटेन नहीं करेंगे। वो सब कुछ ले रहे हैं। आइडियली आप जो कह रहे हैं ठीक है, लेकिन अभी पोर्टल डेवलपमेंट स्टेज में है, तो रोज इसमें चेंजेस हो रही हैं, इसीलिए ये दिक्कतें हैं। ये दिक्कतें कब खत्म होंगी कमल जी? रवि जी मेरा जोशी जी कुछ कमल जी, अभी जो हम बात कर रहे थे वो अभी आप 12% के लिए हम वापस एक बार अपील करेंगे गवर्नमेंट को। तो मेरा और एक रिक्वेस्ट है, ये जो जुगाड़ बनाया लोगों ने, रजिस्टर्ड डीलर को 12% लगाओ, अनरजिस्टर्ड को 18% लगाओ। ये भी कौन सा भी डीलर हो, मेरा कस्टमर है, वो डीलर रहे, रजिस्टर हो अनरजिस्टर हो, मैं 12% ही लगाऊंगा। ये क्यों जाती है मुझे? तो कौन ध्यान में रखेगा? अकाउंट रहता है, वो बिलिंग अलग अलग बाद में करता है, वो उसने बना दिया 18% 12% बना दिया, तो 6% झोल कौन ये करने वाला है? इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर ए कॉमन पर्सन टू अंडरस्टैंड वेदर वो रजिस्टर है तो 12% लगाओ 18%। वो भी आप देखिए, ये ऐसा कहाँ रहता है? ये 12% उसको, ये रजिस्टर डीलर है ना, वो बहुत बढ़िया आदमी है, उसको 12% लगाओ। या 18% है, वो तो चला उसको इतना टर्नओवर नहीं होता, 30 लाख का 40 लाख के ऊपर उसका टर्नओवर नहीं जाता, इसीलिए वो अनरजिस्टर्ड डीलर है। वो बेचारे के पीछे क्यों लग रहे हैं हम लोग? तो गवर्नमेंट का हम एक प्लीडिंग करना चाहिए कि भाई, अरे आप तो एक साफ सुथरा गवर्नमेंट आपने हमको दिया है कि 1% एक हम जीएसटी लगाएंगे, कि उसमें बहुत अच्छी पॉलिसी आएंगे। अभी ये कंफ्यूजन का इतना कंफ्यूजन हो रहा है, इसको 12% लाओ, उसको 18% लाओ, कौन करेगा सर ये? इसके लिए वो भी आप अगर इसमें ले लेंगे कि भाई आप एक ही स्लैब लगाओ यार। ये इसके लिए अगर इफ एवरीबॉडी इज रेडी, वी कैन रिक्वेस्ट वो जो सर्कुलर है 2019 का विड्रॉ हो जाए तब ठीक हो जाएगा। ये 2019 का सर्कुलर ने गड़बड़ डाल दिया, पहले नहीं था ये। वी कैन राइट इट सर, अगर इफ एवरीबॉडी एग्रीज। लेकिन अगर हम एक कह के एक टैक्स एक हो, चाहे वो रजिस्टर्ड है नहीं रजिस्टर्ड है, 12% एक ही लगाओ, एवरीथिंग इज सॉल्व।
I think that with that the thing can be solved. लेकिन again, Joshi ji, I will tell, we will write. That's not a problem. Immediately by tomorrow, day after tomorrow, we will write. But it will happen only if everybody of you, not only of you, everybody of India, every printer of India must do it. वो डालें, मैं आपको लिंक बना के दे दूंगा, उस लिंक पर छोटी-छोटी वीडियो डालो, जो प्रॉब्लम है डालते रहो, लेकिन कॉमन एक ही रखो, चेंज ना हो, एक कुछ कह दे दूसरा कुछ कह दे, हम खुद ही पट जाएंगे। हम एक ही रखें, कैश फ्लो की बात जो आपने कही वो बात कि टैक्स एक होना चाहिए 12, ताकि बात खत्म हो जाए सारी। तो बिल्कुल सर, बिल्कुल को सुन ले। और एक मुझे पूछना है, अभी रवि जी हमको अगर हेल्प कर रहे हैं तो हमारे मैन्युफैक्चरिंग सर्विस से निकल के सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग कैसे होएगा, और उसको मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमको कुछ उसमें बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा? क्योंकि ये मैं एक्सपोर्ट करता हूँ या SEZ को सप्लाई करता हूँ, तो मुझे जो मैं वो NADL का जो पोर्टल रहता है, तो उसमें अगर मैं एंट्री करता हूँ सर्विस का, तो एंट्री लेता नहीं है। सो आई हैव टू यूज ए 490 HSN कोड. So if you are allowing me a printer to use a HSN code for export or for the SEZ supply, then why not for the common this dealer also or common person also, that I will be only in the HSN code, not in the service. I am not doing any service. I am manufacturing the goods. Though the contents are supplied by this content का ये तो जुगाड़ किसने बना दिया, इसके जो भी समझ में नहीं आता है मुझे। लेकिन मेरे एक रिक्वेस्ट रहेगी कमल जी, अगर रवि जी का और आप हेल्प लेंगे, so if we can convert ourselves into manufacturing, that will also benefit our industry also, for the these banks also give a better rates for the manufacturing sector also, sir. So we will discuss internally that. Please sir. Anybody else wants to ask or हम finish करें इसको? संदीप जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं बस एक ही बोल रहा हूँ सर, एक ही चीज रखो उसको कि 12%। हाँ जी रवि जी, मुझे हाँ जी सर, रवि जी आप सुन रहे? हाँ मुझे बात पूछनी थी, इसमें जीएसटी में शायद मुझे किसने बताया था कि कोई प्रोविजन है कि कोई 5,000 रुपए देके हम उसकी क्लैरिफिकेशन ले सकते हैं डिपार्टमेंट से। उसमें सर ऐसे है, वो एडवांस रूलिंग होती है एक, तो उसमें आप एडवांस रूलिंग अथॉरिटी होती है, उसमें आपको 10,000 रुपया फीस पे करनी पड़ती है, 5,000 CGST, 5,000 SGST के लिए। ठीक है, टोटल 10,000 फीस है। एडवांस रूलिंग अथॉरिटी है, वो आपको क्वेश्चन आप उनसे पूछ सकते हैं, उसका एक डेफिनेट रिप्लाई आपको मिलता है कि इसके ऊपर चाहे वो रेट हो चाहे कोई और लीगल क्वेश्चन हो, एक डेफिनेट रिप्लाई मिलता है जो कि डिपार्टमेंट और आपके ऊपर बाइंडिंग होता है। तो मैं ये कह रहा था कि उसके अंदर यदि हम एक बार उसमें ये अप्लाई करके देखें कि यदि हम किसी के लोगो और मैटर या उसके साथ प्रिंट करके दे रहे हैं, तो उसके ऊपर क्या CGST होगा, उसके ऊपर सर वो सर्कुलर मतलब हम उसे आइटम बोल लें कि जो 12% वाली आइटम है, जो आप 11 नंबर सर्कुलर की बात कर रहे थे ना 2017 का, वो मैंने पढ़ा है। उसमें जो सर्कुलर है वो मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, उसमें आप क्लियर हो जाएगी बात। ठीक है, अभी मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, उसी को आप एक बार देख लीजिए उसको भी चाहे। ठीक, ये सर्कुलर है सर जो आप बात कर रहे थे ना 11/2017, बुक्स, पैम्फलेट्स, ब्रोशर्स और द पर्सन ओन्स द यूजेज राइट्स, तो वो 9989 में आएगा और सर्विसेज में कवर होगा। ठीक है, ये 4 नंबर पैरा में। तो इसमें अगर जैसे दूसरे बाकी जो चीजें हैं, एनवेलप्स हैं, लेटर कार्ड्स हैं, प्रिंटेड बॉक्सेस हैं, टिश्यूज, नैपकिन्स, वॉलपेपर एटसेट्रा, falling under chapter 48, 49, printed with design, logo, etc., supplied by the recipient of goods। मतलब आपको वो सिर्फ डिजाइन और लोगो ही सप्लाई करता है, बट मेड यूजिंग फिजिकल इनपुट्स। फिजिकल इनपुट्स आप अपने यूज कर रहे हो, जो प्रिंटर है, तो इंक्लूडिंग पेपर बिलोंगिंग टू प्रिंटर, प्रीडोमिनेंट सप्लाईज दैट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। उस केस में आपके वो गुड्स की सप्लाई गिनी जाएगी 48, 49, गुड्स का रेट लगेगा, ना कि सर्विसेज का। तो मैं ये कह सकता हूँ ना कि यदि मैं किसी की बिल बुक्स प्रिंट करके दे रहा हूँ, उस पर सिर्फ लोगो और नाम प्रिंट कर रहा हूँ, तो मैं गुड्स का उसमें लगा सकता हूँ। अब इसमें जो यही है कि बिल बुक्स इसमें अलग से लिखा नहीं हुआ, बुक्स, पैम्फलेट्स एंड दी लाइक लिखा है। तो इसमें आपकी जो बुक्स हैं वो इसमें 4 में कवर होंगी या 5 में कवर नहीं, पर साथ में इसमें आ गया ना 48 और 49 चैप्टर का जिक्र आ गया, हमारा 48, 49 में आता ही है। उसमें ये है कि जिसमें आप प्रिंटेड एनवेलप्स, लेटर कार्ड, बॉक्सेस, टिश्यूज, वॉलपेपर एटसेट्रा। मेरा एक और कहना है कि यदि हम उसे थोड़ा मिस इंटरप्रेट करके बात करते हैं कि एक सपोज कि हम बुक की बात नहीं करते हैं, बुक की बात करेंगे तो 0% से लेके डिपार्टमेंट सीधा हमें रिफ्यूज कर देगा। यदि हम लेते हैं कि मैं किसी के लिए घुमा फिरा के एक प्राइस लिस्ट प्रिंट कर रहा हूँ, प्राइस लिस्ट में तो उसका परसेंट का मैटर आ गया। मेरा आइडिया था
कि ये जो $10,000 क्लॉज आप बता रहे थे, उसमें यदि हम ये कहते हैं कि मैं किसी के लिए प्राइस लिस्ट प्रिंट कर रहा हूँ, उसने मुझे मैटर दिया, हाँ जी, मैटर दिया, हम कंटेंट नहीं बोलेंगे, मैटर दिया, मैंने उसे कंपोज किया, उस मैटर को उनसे चेक कराया, रेक्टिफाई किया, मैंने उसकी गलतियां लगाई, उसके बाद मैंने उसे प्रिंट करके अपने पेपर के साथ सप्लाई किया, तो कि ये गुड्स के अंदर, तो उससे क्लैरिटी हमें उस गुड पे वो आप कर सकते हैं, वो आप अप्लाई कर सकते हैं। मतलब अपनी स्टेट जो एडवांस रूलिंग अथॉरिटी जो है वो स्टेट वाइज है, तो आप अपनी स्टेट में कमल जी से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि इस तरह हम घुमा फिरा के एक बारी 12%, क्योंकि उसमें 12% है और वैसे ही 12% है, उसके अंदर यदि हमें कोई मिल जाता है तो मतलब उस बिहाफ पे थोड़ा बहुत हम अपने, तो इसमें जो इन्होंने यूज किया ना वर्ड, बेसिकली तो डिजाइन लोगो एक्सेट्रा है सर। इसमें लाइन लोगों की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि वो 10,000 खर्च किया, हम बाइंडिंग तो ले आप सकते ये हैं कह रहे हो ना संदीप, जो आप कह रहे हैं मैंने भी चेक किया, वैसे तो सर ये सर्कुलर भी आप हमें शेयर करना, लेकिन इसके अंदर जो लिखा है ना, जो आइटमें लिखी हो तो 18 में है, वो आइटमें वैसे ही HSN में 18 में आ रही है नहीं, 48-49 में पूरा लिख देना, चेक करना। एक मिनट सुनो, रजिस्टर, अकाउंट बुक, ऑर्डर बुक, रिसीट बुक, डायरीज, मेमोरेंडम, पैड, लेटर हेड, क्लिपबोर्ड, फोल्डर, ये 18 में आ रही है पहले। सर प्राइस लिस्ट तो कमर्शियल कैटलॉग हो गया ना जी, वो तो 12% में ऑलरेडी आ रहा था ना। नहीं अब वो पुरानी बात छोड़ो, आज की बात करो, अब ये चेंज हो गया ना, अब 18 हो गया वो। नहीं पर अब 18 1 अक्टूबर से गुड्स पे नहीं हुआ ना सर, अब गुड्स पे नहीं हुआ ना 18 अभी। नहीं 1 अक्टूबर से जो सर्कुलर आया उसके अकॉर्डिंगली ये, अच्छा गुड्स पे भी 18 हो गया। हाँ गुड्स पे भी 18 हो गया, वही तो कह रहा हूँ। अच्छा ठीक है सर, कार्टन्स पे हुआ है सिर्फ। हाँ नहीं वो ये पहले तो 18 था सर, गुड्स पे भी 18 ही है। आप अपनी लिस्ट देखो सर, एक मिनट, HSN वाली लिस्ट देखो आप। HSN कोड बोलो ना पहले। अच्छा जो सर के पास है 4911, 18 ही था ना उसमें, पहले 18, वही तो करो, HSN पहले भी 18 था, पहले 18, वही तो मैं करूँ, इन आइटमों को पहले 18 है। ये ठीक है, आपका आईडी बिल्कुल ठीक है, वैसे सर्कुलर से ये मैन्युफैक्चरिंग आइटम बन गई, इसके ऊपर वी कैन ऐड HSN, लेकिन रेट वही है, 18 ही है, 12 नहीं है। सर ये सर्कुलर तो पहले भी आया कि हम अगर सर्विस भी कर रहे हैं हम इक्विवेलेंट HSN कोड डाल सकते हैं। नहीं वो एक अलग बात है यार। हाँ। एक मिनट बात, अभी जैसे रवि एक बात कर रहा, सॉरी जोशी एक बात कर रहे थे कि वी आर मैन्युफैक्चरर, तो इस बेस पर एक तो उन आइटमों के लिए गवर्नमेंट ने हमें मैन्युफैक्चर माना ना। हाँ माना। अब ये देखो ना उन आइटमों के लिए, दैट्स व्हाई आई वांटेड दैट सर ये सर्कुलर जरूर मेरे को भेजना, ये हमारा एक बड़ा एक प्रिंट रहेगा कि जो वो बात करेंगे मैन्युफैक्चर डिक्लेयर करने के लिए, कम से कम वो आइटमों के लिए गवर्नमेंट में मैन्युफैक्चर मांग रही है, HSN कोड हमें दे रही है। रेट क्या है, को रेट मैटर नहीं करता, रेट तो एक ही है, वो देखा मैंने 18 ही ऑलरेडी। ठीक है, थैंक यू संदीप फॉर दिस, अच्छी बात आपने बताई, ये भी सर्कुलर हमारे नोटिस में आ गया, दैट्स अ गुड थिंग। सो एनीबॉडी एल्स वांट्स टू आस्क एनीथिंग? थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर, रवि जी, थैंक यू फॉर डिवोटिंग, थैंक यू रवि जी, थैंक यू रमन जी, थैंक यू ऑल द मेंबर्स फॉर द पेशेंट लिसनिंग। कमल जी ड्राइव जरूर चलानी है, सही वो 12% के लिए ड्राइव जरूर चलानी है। ओके हाँ वो करेंगे सर। दिस प्रोग्राम इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड अंडर द बैनर ऑफ OPA, ऑफिसर इंटरनेशनल, जिसका मतलब पता ही है, इस वी हैव ए ऑफिस इन लुधियाना and we have the members throughout the country, that's a different thing, but majority of the members are from Ludhiana. We conducted this thing and we are thankful everyone who joined it. Thank you very much, और definitely whatever the decision we have taken we will subscribe, और जैसे ही सबके के पास से मेरे पास वो HSN कोड, सर ऐसे ही कोड 6 वाले आ गए, हम सर्कुलर को थोड़ा सा अमेंड करके जो हमें सर्कुलर है दोबारा भेजेंगे, उसी के अंदर ही डाल देंगे 6 को, सर उसी में 6 वाले कोड डाल देते हैं जो आपने गुड सजेशन। तो हम सबको शेयर कर देंगे ताकि आपकी वो जो दोनों चीजें खत्म हो जाएंगी, और इन द मीन टाइम हम अपनी तरफ से जरूर अप्लाई करेंगे गवर्नमेंट को कि सारा कुछ भारत में है ताकि मेरे वो कंट्रीब्यूशन ना रहे। फर्स्ट थिंग अगेन आई विल रिक्वेस्ट कि मैं एक बनाऊंगा एक ग्रुप, तो उसमें आप सब लोग अपने वीडियो लोड करो जितने मैक्सिमम, ताकि गांव में सभी कुछ दूर हो जाए। बढ़ेगा आप भी करें, अपने साथियों से भी करवाएं क्योंकि अटेंडेंट कम है अभी। जो डिजिट डालेंगे ना सर वहाँ पर लिस्ट में जो 6 डिजिट डालेंगे उसमें साथ में मेंशन भी कर देना कि सब लोग फिर 6 पे पेलने लग जाएंगे। वो 6 डिजिट जो है 5 करोड़ से ऊपर वालों को लिखना है, नीचे वाले जो है वो 4 डिजिट से काम तो क्या है वो एक बार लिख देते हैं ना तो सब लोग वही पेलना शुरू कर देते हैं। तो क्या हुआ, देखो 4 जरूरी, अगर 6 लिख दो तो बुरा तो बुरा नहीं है, तो दे कैन राइट 6। अभी हम क्लैरिफिकेशन देंगे, फिर कोई लोग एक्चुअली ना
हम उस नेगेटिव में करना चाहते हैं, सबको समझ आ गया। जिसने 6 व्यू करना 6 व्यू कर लो, 4 व्यू करना 4 व्यू कर लो। तो सिंपल हमें प्रॉब्लम आई थी, डेफिनेटली प्रॉब्लम थी ये सॉल्व हो गई। तो अभी हम जो सर्कुलर बनाएंगे, मैं अभी कभी जरूरत है तो वो 6 जो नंबर लिखे उनको 6 वाला भी लिखेंगे। कौन सी आइटम का 6 नंबर कौन सा आपको पता है? अभी ये जो 6 वाला और जो 4 वाला जो बोल रहे हैं, राइट अभी अपने भटिया सब बोल रहे थे कि नहीं वो 5 करोड़ के एक्सपोर्ट के लिए करोगे आप तो उसको आपको करना ही पड़ेगा। एक भी एंट्री आपने 50,000 रुपए की एक्सपोर्ट किया, नहीं 50,000 रुपए का अगर एक्सपोर्ट किया आपने तभी आपको देना ही आपको हमेशा। एक्सपोर्ट में एसएससी कोड नहीं चलता है, इंटरनल है। Right, sir. Right. One minute. If you are exporting, you are right HSN code. Yes. But if you are exporting a goods, even though your turnover is less than 5 crore, I think so. Maybe जी may give me right suggestion. But if you are exporting, say 50,000 रुपए एक्सपोर्ट किया और 5 करोड़ का आपके नीचे टर्नओवर है, तो आपको वो 6 डिजिट लगाना ही है। नहीं तो कुछ तो HSN लगाना है, HSN एसएससी नहीं लगाना, HSN लगाना। HSN उधर लगाने का है, उधर 1 रुपए की एक्सपोर्ट करो चाहे 1 करोड़ की करो, वो HSN लगाए उधर नहीं, उधर HSN लगाएंगे। लेकिन अगर आपने HSN उधर एक्सपोर्ट किया है तो आपको अगर ये SSC कोड जो है अपने सर्विस कोड आपको इंटरनल, अगर आप इंटरनल बिलिंग कर रहे हो तब SSC। इसमें ईमेल बिल के लिए परेशानी आ रही थी, तो 6 डिजिट चाहिए, वो 6 डिजिट आपको मिल। Okay, thank you sir, thank you very much. See you. Thank you sir. Okay, thank you sir, thank you.